नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खरा सौदा में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन पे रहेगी बाजार की नज़र, क्योंकि ओवर द वीकेंड पूरा न्यूज़ भरा माहौल था। आप देख रहे थे कि ग्लोबल तनावों के बीच इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव थे उसको लेकर ग्लोबल बाजारों में भी कुछ चिंताएं ज़रूर थी। उसके अलावा क्रूड की चाल पे भी हमने नज़र रखी। और अगर डोमेस्टिक बाजारों की बात करें तो अर्निंग सीजन का हो चुका है आगाज और टीसीएस के अच्छे नतीजों से आज देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आईटी जो है बाजार को सहारा देता है या नहीं, क्योंकि आज अगर आप देखें स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी 130 अंकों की गिरावट फिलहाल जरूर दिखा रहा है। पर अच्छी बात यह है कि कम से कम फिलहाल यूएस के डाउ फ्यूचर्स जो हैं वो हरे निशान में है। तो देखते हैं कि भारतीय बाजारों पे कुछ गिरावट हावी होती है या नहीं। पर इससे पहले आपके सामने रख दे वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नजर। तो जैसा कि बताया, फ्राइडे को 475 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली और इसी के संकेत लेते हुए गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है। 125 अंकों की वहां पे गिरावट है। ब्रेंट क्रूड जो है $90 के पास जा चुका है। जितना भी मिडिल ईस्ट में तनाव है उसको लेकर जो है हम देख रहे हैं कि क्रूड की चाल जो है काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। और डोमेस्टिक मार्केट में टीसीएस अच्छे नतीजे यहाँ पे। जेपी मॉर्गन का लक्ष्य 4,500 रुपए का। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं, कुछ एक अपग्रेड्स भी आए हैं। तो टीसीएस पे खास तौर से रहे फोकस। और साथ ही हमने देखा कि संडे को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया जहां पे 3 करोड़ घरों का वादा किया और साथ ही आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने का भी इन्होंने एक संकल्प लिया है। तो ये कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहां पे रहेगी हमारी नजर। तो ये 4 ट्रिगर हैं जिन पर आज नजर रहेगी, लेकिन कुछ और भी ट्रिगर हैं जिन पर इस हफ्ते पूरे हफ्ते हमारी नजर बनी रहेगी, वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल पर ड्रोन के जरिए ईरान ने हमले किए हैं और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि ईरान के इस कदम की यूएन महासचिव ने निंदा की है और कहा है कि दुनिया अभी एक और युद्ध नहीं झेल सकती। तो इस पर नज़र बनी रहेगी कि इजराइल क्या कदम उठाता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बयान आए हैं कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान का ये मूव रिटेलिएटरी यानी कि बदले की भावना से प्रेरित है, क्योंकि दमास्कस में उनके दूतावास पर हमले हुए थे ईरान के और उन्होंने ये कहा था कि वो इसका बदला लेंगे और उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस के नतीजे आएंगे 18 तारीख को। बजाज ऑटो के भी नतीजों पर नजर रहेगी और एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आएंगे। तो इस हफ्ते कुछ और निफ्टी के बड़े नतीजों पर नजर रहेगी। एक और जो चीज़ है वो संभव है इस हफ्ते हो, वो है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भारत यात्रा। पीएम से भी मुलाकात संभव है और $3 बिलियन के निवेश का भी ऐलान एलन मस्क कर सकते हैं। तो देखना होगा कि कब उनकी यात्रा शुरू होती है और निश्चित तौर पर उनकी इस यात्रा से ईवी को लेकर काफ़ी हलचल बढ़ेगी और जो भी टेस्ला के सप्लायर कंपनीज हैं उसमें कई सारी भारतीय कंपनियों के नाम भी हैं, वो भी आपको हम आगे बताएंगे, उन पर भी असर आ सकता है। पर चलिए अब आपके सामने रखते हैं वो ग्लोबल ट्रिगर्स और क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल बाजारों में। तो अभिषेक, हमने जिक्र तो ज़रूर किया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है उसका ग्लोबल बाजारों पे क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, पर कमोडिटीज़ में भी भरपूर एक्शन है। अभिषेक, देखिए फिर से कच्चे तेल में तेज़ उछाल देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में बढ़त है और साथ ही अभिषेक ओवर द वीकेंड न्यूज़ फ्लो एलएमई में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं रशिया के मेटल्स को लेकर, वहाँ पे भी काफ़ी देखने को मिला और बेस मेटल्स में काफ़ी तेज़ी है। क्या कुछ फिलहाल अभी के अपडेट्स हैं?
बिल्कुल, देखिए सृष्टि पूरा का पूरा मेटल पैक बजिंग है, कह सकते हैं कि एक मेटल अप साइकिल में है और उसका कई सारी भारतीय कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ हम देख भी रहे हैं। मसलन कि हिंद कॉपर जहाँ पे हमने लगातार तेज़ी देखी है, शंघाई फ्यूचर्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो शुक्रवार को एक थोड़ा सा कमज़ोर सेशन वहाँ पर हमने देखा, क्योंकि डाउ 475 अंक गिरा और नैस्डैक S&P 500 में 1.5% की गिरावट हमने देखी है। जनवरी के बाद S&P 500 के लिए ये सबसे खराब दिन रहा, यानी कि करीब करीब 3 महीने की सबसे बड़ी कमजोरी हमने S&P में देखी है। और अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो डाउ जोन्स में तकरीबन 2.5% के आसपास की कमजोरी देखी। तो ये अमेरिकी बाजारों का हाल रहा। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो JP मॉर्गन के शेयर में हमने 6% के आसपास की गिरावट देखी है। दरअसल अमेरिकी बाजारों पर कहीं ना कहीं महंगाई वाली टेंशन भी है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा वहाँ पर आंकड़े निकल के आए थे। और कहीं ना कहीं अब जून में जो एक कटौती की उम्मीद थोड़ी बहुत जो बची थी, शायद वो भी अब खत्म हो गई है। अब लोग मान के चल रहे हैं कि सितंबर से पहले अमेरिकी US फेड की तरफ से कोई रेट कट, कोई ब्याज दरों में कटौती नहीं आएगी। अगर हम अप्रैल की कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करें तो वो 77.9% पर है, अनुमान था 79.9% का। लेकिन जो इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट ज़रूर कमज़ोर हुआ है और उसके चलते हमने क्रूड में उबाल देखा है। क्रूड निकल गया है $91 के ऊपर, ब्रेंट क्रूड का भाव जाकर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा शुक्रवार को अगर हम सोने की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने ने $2,448 का नया हाई बनाया। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी सी नरमी आ रही है। $2,370 के आसपास इस वक्त सोने में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। क्रूड $90 के आसपास। लेकिन इजराइल की तरफ से कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ईरान की तरफ से 200 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च करने की खबर है और 150 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने की खबर है। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने दर्जनों मिसाइल ड्रोन को रोका है और इजराइल के मिलिट्री बेस को ईरान के हमले में हल्का नुकसान होने की भी यह खबर है। देखना होगा कि इजराइल का कदम क्या होता है। हालांकि कोशिशें हो रही हैं। UN महासचिव ने ईरान के इजराइल पर हमले की निंदा की है और कहा है कि दुनिया एक और युद्ध नहीं झेल सकती। जरा इसको समझते हैं विस्तार से कि ये ग्लोबल जो टेंशन बढ़ रही है कितना गंभीर है और क्या ग्लोबल बाजारों को भी ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, क्रूड पर क्या असर होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह लाइव। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। अनुराग, आप किस तरह से देख रहे हैं इजराइल पर ईरान के इस हमले को और क्या आपको लगता है कि ये मामला यहीं पर सेटल हो जाएगा या फिर एक जवाबी कार्रवाई है फिर से हम इजराइल की तरफ से देखेंगे? गुड मॉर्निंग आपको और जो हमें सुन रहे हैं। देखिए, मैंने एक लेसन लिया आफ्टर द यूक्रेन 2022 वॉर जो हुआ, वो ये कि हमें वी शुड स्टिक टू मार्केट्स एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड प्रिडिक्ट कि वॉर्स में क्या होगा। जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। एवरीबडी थॉट के 3 दिन में यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा और देखिए अभी तक चल ही रहा है। अब देखिए, विद दिस डिस्क्लोजर आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन है कि ईरान विल नॉट एस्केलेट और वो इसलिए एस्केलेट नहीं बिकॉज दे आर नॉट रेडी, राइट। वो प्रॉक्सीज के थ्रू फाइट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ईरान इज नॉट रेडी टू टेक ऑन इजराइल हेड ऑन। इजराइल इज अ वेरी एडवांस्ड मिलिटरी कंपेयर टू ईरान। So I think with this I would say that in the past also, if you push Iran towards the corner, they do some token retaliation and then stop there, because I think as of now they are not ready. तो यही उम्मीद है कि ये सेटल हो गया और आई थिंक तमाम, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया, UN यूनाइटेड नेशंस में उनकी हाई कमीशन ने स्टेटमेंट दिया कि आई थिंक दिस मैटर इज नाउ क्लोज्ड। बैकग्राउंड में बातें चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, बट अभी लगता है कि फिलहाल के लिए ये खतरा मार्केट्स के हिसाब से तो अभी टल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल तो ये खतरा मार्केट्स के लिए टल चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर हम देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी जो हैं फिलहाल पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। नमस्कार अनुराग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ।
पर अगर हम कमोडिटीज में देखें तो वहां पे भरपूर एक्शन है अनुराग। कच्चा तेल फिर से $90 के पास जा चुका है। मेटल्स में एक अच्छा अपसाइकिल हम देख रहे हैं और कुछ खबरें भी उस तरीके से रिलेटेड आ रही हैं कि एलएमई में रशिया के मेटल्स जो हैं सिलेक्टेड कमोडिटीज के लिए बैन लगा दिया गया है। ऐसे माहौल में कोई स्पेसिफिक कमोडिटी है जहां पे नजर रखनी चाहिए? और साथ ही सोने की चाल पे आपका क्या एनालिसिस है? क्या फिर से एक रिकॉर्ड हाई के लिए तैयार होगा सोना? सो दो नजरिए लेते हैं सृष्टि इसमें। एक तो जो ओवरऑल मेटल्स का जो फाइट है, यू सी इवन कॉपर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर तकरीबन पहुंच गया, राइट, 4.2 4.3 विच इज नियर टू ऑल टाइम हाई ऑफ 2021। एक अनुमान ये है सृष्टि के बिकॉज डिफेंस पे हर कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है because of geopolitics, and defense investment is increasing this metal demand across the world. So now Chinese economy is a black hole. World में जो भी metal demand आती है तकरीबन उस सब metals का 50% demand चाइना से ही आता है। उम्मीद ये है कि this will not sustain because eventually if Chinese economy अगर weaken कर रही है और 50% demand तकरीबन हर metal में वो चाइना की तरफ से ही आता है, तो आई थिंक समवेयर वो स्लो डाउन तो दिखेगा, एंड स्पेशली विद चाइनीज रियल एस्टेट स्लोइंग। तो आई डोंट थिंक ये मेटल्स में जो स्पाइक है वो सस्टेनेबल है। दिस इज अ व्यू ऑन मेटल्स। गोल्ड में एक चेंज हुआ है सृष्टि, विच आई थिंक वी ऑल शुड नोटिस, विच इज के ये जो डॉलर को वेपनाइज कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो डॉलर्स सीज किए थे रशिया के, उसके बाद से सभी सेंट्रल बैंक्स में एक चिंता बढ़ गई है कि देखिए ये तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो एवरी डेवलपिंग कंट्री इज फोकस्ड ऑन डॉलर रिजर्व्स प्लस गोल्ड रिजर्व्स टू। तो ये गोल्ड की जो होल्ड है वो इंक्लूडिंग आरबीआई, तो आरबीआई ने भी करीब आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 812 टन का है और उन्होंने 9 टन सिर्फ दिसंबर में खरीदारी की है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर जो गोल्ड पर आ रहा है वो ये सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रहा है, aside of the usual purchase, and I think ये कुछ समय चलेगा सृष्टि। तो we should be used to gold being higher relatively. It will not spike up because central banks will buy it gradually, but this is the pressure on gold सृष्टि। ठीक है अनुराग, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष है ज़्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है कि वो ईरान की तरफ से इस युद्ध में वो शामिल नहीं होंगे ईरान के खिलाफ। और इसके अलावा फ्रांस ने, चाइना ने, रशिया ने, तमाम देशों ने कहा है कि इसको एस्केलेट और ना होने दिया जाए। तो शायद अब ये चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कम होती दिखेंगी। लेकिन चूँकि आप अमेरिका में बैठते हैं, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के हालातों को आप बेहतर ढंग से जानते हैं, एफआईज का मूड भी आप भांपते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब चूँकि हॉटर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आंकड़े आए थे वहाँ पे, तो रेट कट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या सेंस मिलता है कि क्या हम मान के चलें कि सितंबर से शुरुआत हो जाएगी यूएस में रेट कट की? सो अभिषेक, मेरी बात अभिषेक से हो रही है या फिर जी 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 अभिषेक, थैंक यू, गुड। सो अभिषेक, देखो वो छह कट्स की बात तो देखिए एक्स्ट्रा बुलिश सेंटिमेंट था। वी आर एक्सपेक्टिंग, मेरा नजरिया ये है कि 2 रेट कट्स इस साल में होंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं। देखिए इकोनॉमी, ये जो फेडरल रिजर्व के हाइक्स हैं ये लैग के साथ काम करते हैं। फेडरल रिजर्व एंड चेयर पावेल, आई थिंक जब ये दिसंबर से ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए वी डोंट वेट फॉर इन्फ्लेशन टू गो टू 2% और उसके बाद हम रेट काटेंगे। वो इसलिए क्योंकि तब तक इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। एक और बैंक ऑलमोस्ट मार्च में, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, उसका ऑलमोस्ट एक बैंक्रप्सी से आने से वो बचा है। तो ये जो हाई इंटरेस्ट है ना, ये उल्टा फाइनेंशियल सिस्टम को भी हार्म करता है अगर उसमें बहुत ज्यादा देर तक रहे। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन उनके लिए कि जब वो एक मार्केट को सेंटिमेंट वाइज एक सिग्नल दे देंगे कि देखिए नाउ वी आर, पीक तो हो गया है, अब हम थोड़ा रिट्रैक्ट कर रहे हैं। हाउएवर चैलेंज यहां पर नहीं है, चैलेंज ये है कि वो उतना जल्दी नहीं रिट्रैक्ट करेंगे। सो दे विल पास ऑन 25 बेसिस कट्स दिस ईयर। सो अबाउट 5.5 से 5 पे आ जाएगा
और फिर अगले साल भी शायद वो 2 ही रेट कट्स पास ऑन करें। तो द व्यू इज दैट ऑल्दो रेट कट्स विल स्टार्ट, बट वी शुड बी यूज टू, एक ये जो 10 ईयर यील्ड है ना, इसका हमें 4 से 4.5 के बीच की रेंज में ही रहेगी ये। अनलाइक बिलो 3% और 2% जो 0% रेट के जमाने में था, तो वहां पर वो उसको मेकअप करेंगे। सो दे विल बी वेरी स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल इन ब्रिंगिंग इट डाउन। सो ये नजरिया है। एंड वो 10 ईयर यील्ड का अगर 4 से 4.5 चलती है, तो मार्केट्स मतलब एटलीस्ट रन अवे नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें एक कंट्रोल रहेगा। अभिषेक जी, ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि एफआईआईज के और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह से रहे हैं। अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो शुक्रवार को थोड़ी सी हेवी हम सेल ऑफ कहेंगे नेट कैश में 8,027 करोड़ रुपए की सेलिंग है। अगर हम डीआईआईज की बात करें तो 6,342 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो जो सेलिंग आ रही है एफआईआईज की तरफ से वो एब्जॉर्ब हो रही है डीआईआईज की तरफ से। बढ़िया मोमेंटम हम डीआईआईज की तरफ से देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एफआईआईज की अगर हम इंडेक्स फ्यूचर बात करें तो करीब 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 8,500 करोड़ रुपए, करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। और एफआईआईज के स्टॉक फ्यूचर्स में 6,859 करोड़ रुपए की सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शंस में करीब करीब 350 करोड़ से लेकर 450 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हम देख रहे हैं। तो ये तो रहा वायदा बाजार में एफआईआईज की और डीआईआईज की पोजीशनिंग की तरह किस तरह से वो हमने आपको बता दी। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान संतोष मीणा जुड़ गए हैं स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट से, और इसके अलावा राहुल घोष भी हैं हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ हेज्ड के। राहुल जी और संतोष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत संतोष आपसे करना चाहेंगे, बताइए हमने एक हेवी सेल ऑफ देखा शुक्रवार के बाजारों में, हालांकि 22,500 का स्तर प्रोटेक्ट हुआ। आप यहां से किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े ग्लोबल टेंशन भी है, डाउ में हमने गिरावट देखी भी है, एसजीएक्स निफ्टी करीब इस वक्त 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है और किस तरह से आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? सबसे पहली बात तो यही कि थैंक्स, इट वाज वीकेंड था, इस वजह से सारी जो न्यूज थी वो डेवलपमेंट था मोस्टली वीकेंड पर हो गया। काफी कुछ हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो डाउ की गिरावट थी उस सब जब हम ट्रेड करते डाउ फ्यूचर फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमने उस चीज को कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट कर लिया था, क्योंकि फ्राइडे के दिन एक व्यू था कि जो डिप मिल रहा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन शायद मार्केट को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। तो आज फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे तो मैं अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इंडेक्स को मार्केट में कैसा मूव आता है उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है लॉजिकली 22,400 से 22,300 के बीच में मार्केट में एक सपोर्ट रहेगा और शायद बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 22,400 एक्सपोनेंशियल 20 डे मूविंग एवरेज है और 22,300 सिंपल मूविंग 20 डे मूविंग। और नॉर्मली अप ट्रेंड में कोई डिप आता है इस जोन में एक बाइंग देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से शायद एक चांसेस है कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो जो बैंकिंग इंडेक्स है वो तो वैसे भी आउटपरफॉर्म कर रहा है, फ्राइडे के दिन उसमें इतनी गिरावट भी नहीं थी, तो 48,150 से 47,700 का जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहेगा, वहां मिलता है तो बैंक की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि या तो वेट कीजिए, मार्केट को बताने दीजिए कि किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अदर जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर्स है इस डिप को एक खरीदारी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो ईरान और इजराइल वाला टेंशन था आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि सब क्लैरिटी भी आ गई और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल और गोल्ड की प्राइस में रिएक्शन है वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से सिचुएशन शायद और बिगड़ने वाली नहीं है। यहाँ से ये इशू फॉर टाइमिंग आई थिंक बैकएंड पर है और मार्केट शायद अब अर्निंग्स वगैरह पे फोकस करेगा। आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, क्योंकि यहाँ पे वेट एंड वॉच की मोड जो है आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मिक्स सिग्नल्स आप देख मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली, पर अभी जो है हरे निशान में है डाउ का फ्यूचर्स, और साथ ही गिफ्ट निफ्टी नीचे खुल रहा है। तो अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तभी आप एंट्री लीजिए और इस गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे, ऐसा डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं। और ये राय संतोष की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही उन्होंने लेवल्स भी आपको बताए। पर चलिए अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट से समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे वो देख रहे हैं, कहाँ पे है उनकी नज़र। और राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेंगे आपके आज के ट्रेड्स?
नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा कॉशियस साइड पे दोनों लॉन्ग के पिक्स हैं, बट थोड़ा कॉशियस साइड तो एक लेवल के ऊपर ही बाय करने की सलाह आज। HAL पहला स्टॉक है और इप्का लैब्स दूसरा स्टॉक है। तो HAL 3675 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस 3600 पे रखिएगा और टारगेट होगा 3790। दूसरा इप्का लैब्स 1360 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, 1320 का टारगेट होगा और 1418 का टारगेट रहेगा। एक पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि कौन से लेवल पे पुट राइटर्स जो 22,500 के आसपास है वो ट्रैप होंगे, और मेरे ख्याल से 22,350 के नीचे पुट राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं और एक भारी गिरावट देख सकते हैं इंट्राडे 100 पॉइंट का, ये पुट राइटर्स के ट्रैप होने की वजह से। सो ये थोड़ा केयरफुल रख के दोनों कंडीशनल बाय दिया गया है। ठीक है। HAL और इप्का दोनों के दोनों कंडीशनल कॉल है। HAL आपको खरीदना है 3,675 रुपये के ऊपर और इप्का लैब आपको खरीदना है 1,360 रुपये के ऊपर। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं दोनों के दोनों शेयरों के। एक और एक्सपर्ट आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज के लिए आपकी ट्रेडिंग की रणनीति क्या है, क्या खरीदेंगे आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो कॉल्स रहेंगे, एक बाय कॉल एक सेल कॉल। फर्स्ट सेल कॉल से स्टार्ट करते हैं। मुझे ऑरो फार्मा के फ्यूचर्स वीक लग रहे हैं। ऑरो फार्मा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है इसकी डेली चार्ट्स पे, प्लस एक सपोर्ट इसने ब्रेक डाउन किया है, प्लस एक नेगेटिव एवरेज और RSI का क्रॉसओवर हम स्टॉक में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑरो फार्मा को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 1030। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 1115 रुपीज का रहेगा। ये सब फ्यूचर्स के लेवल है। सेकंड स्टॉक जो मेरा बाय कॉल है वो है सिंजीन पे। अगर हम सिंजीन की यहाँ पे बात करें तो इसने अपने 200 डे मूवी एवरेज का ब्रेकआउट दिया है और फ्राइडे के सेशन में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, स्टॉक ने अपने आपको अपने अच्छी तरीके से उसको होल्ड करके रखा है और अपने 200 डे मूवी एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। प्लस अगर हम सिंजीन में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट है और एक मंथली चार्ट पे एक रिवर्सल हम देख रहे हैं। बस एक वी शेप रिकवरी देखी हमने इसके मंथली चार्ट में। सिंजीन एक सपोर्ट पॉइंट से अच्छा रिवर्स दिखाया है, तो मुझे लगता है सिंजीन को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट 780। यहाँ जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 735 रुपीज का रहेगा। इससे एक पेयर ट्रेड आयुष की तरफ से सिंजीन, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पर ऑरो फार्मा इनको वीक लग रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन है और यहाँ पे आप बिकवाली करके चले। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड लार्ज कैप फार्मा स्पेस जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा थोड़े से वीक जरूर होते हुए दिखे हैं। अब शायद ऑरो फार्मा की बारी है और इसलिए आयुष की इस पे नजर है। पर संतोष, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? यस, मेरे दोनों स्टॉक दोनों ही बाइंग साइड के। पहला तो मैं मेटल स्पेस के साथ जाना चाहूंगा, स्पेशली वेदांता के साथ। एक तो ये जो अपडेट आया है कि यूके और यूएस ने मिलकर रशिया से इंपोर्ट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है और वैसे भी वेदांता में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली भी देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 365 का स्टॉप लॉस रहेगा, 386 और 400 का टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा काउंटर है डिक्सन टेक्नोलॉजी। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। आज दो अपग्रेड्स भी है, एक तो HSBC का अपग्रेड है, साथ ही कोटक ने भी पूरे सेक्टर पे कवरेज इनिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 8100 का टारगेट रहेगा, 8100 और 8500 का टारगेट रहेगा, 7700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो संतोष की तरफ से डिक्सन टेक और वेदांता को खरीदने की सलाह है। वेदांता के लिए टारगेट है 386 रुपये और दूसरा जो लक्ष्य है वो है 400 रुपये का। 365 रुपये पर आपको लगा के चलना है स्टॉप लॉस। आज हमने शो की शुरुआत की, ग्लोबल ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा थे। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की एक संभावना बढ़ रही है उस पर भी हमने चर्चा की, अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट को जोड़ा। एक बार जरा निफ्टी को और बैंक निफ्टी को फिर से ज़रा समझ लेते हैं डिम्पी के साथ कि आखिर आज आपके लिए ट्रेड क्या बन रहा है। शुरुआत निफ्टी से करेंगे। 22,500 के आसपास के हमने स्तर देखी, क्लोजिंग देखी। आज थोड़े से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज की बात करें, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से थोड़ी कमजोरी के ही संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी के ट्रेडर क्या करें, लॉन्ग और शॉर्ट वाले एक साथ बता दीजिए। देखिए अभिषेक, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब 158 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था, हम चाह रहे थे कि ये गिरावट आए। वो आए इसलिए आए क्योंकि एक तो ऊपर की फालतू की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी छट जाएं और एक री एंट्री वापस मिल जाए। देखिए उस दिन भी गिरावट हुई करीब 200 प्लस पॉइंट्स की, तो वो भी आपको एक मौका मिला। आज गैप डाउन फिर से करेंगे। ईरान वाला नया मैटर आया। क्या ईरान वाला मैटर एकदम से नया आया? क्या इसके बारे में पहले सुगबुगाहट नहीं थी मार्केट को? थी, बिल्कुल थी। मार्केट को ये बात समझ में भी आ रही थी कि ये बड़ा इशू हो सकता है। वो बड़ा हुआ और ये वीकेंड पे हुआ है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुआ कब है, ये हुआ है वीकेंड पे, चालू मार्केट में नहीं हुआ। चालू मार्केट में होता है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इसका कितना रिफ्लेक्शन है। तो वीकेंड पे जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है कि देखिए भाई अभी तो मैं इतना खोलूंगा, बाद में मैं डाटा वाटा सब चेक करके आपको बताऊंगा कि मैं चलने वाला हूं कि नहीं चलने वाला। लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में दो सिल्वर लाइनिंग और है जिसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला है पुट कॉल रेशियो। मार्केट में 200 पॉइंट की गिरावट, इसको छोड़ के जो पहले दिन आई थी, उस 200 पॉइंट की गिरावट ने पीसीआर को बहुत ही कंफर्ट जोन में ले आया था। ये पुट कॉल रेशियो आ गया था 0 पॉइंट करीब मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये 0.87 के आसपास आ चुका है निफ्टी का। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से आप बहुत ही कंफर्ट जोन में 87 पे। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.76 पे। क्या एफआईज ने पिछले 250 पॉइंट में माल बेचा? उन्होंने माल बेचा तो सही, बट वो 2% बेचा, 56% वो लॉन्ग लेके बैठे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया कि डीआईज और रिटेल से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन एफआईज की है। अब आप बोलेंगे कि ईरान और रशिया का मैटर है, हम तो इंडिया तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा किसी भी से। तो एफआईज मेरे को लगता नहीं कि भारत से बहुत जल्दी जल्दी पैसा निकालने के मूड में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको पुट कॉल रेशियो का बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट आपका कंफर्ट जोन आ रहा है, आपको री एंट्री मिल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 22,300 के आसपास बाजार एक बेस बनाएगा। 22,200 को एक स्ट्रॉन्ग नोट पे एक स्टॉप लॉस रखवाइएगा और आपको एक पुल बैक ट्रेड वापस मिल जाएगा। और ये पुल बैक ट्रेड आज मिले, कल मिले, परसों मिले, मिल जरूर सकता है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स, सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि एक पुल बैक ट्रेड जरूर होगा। और ये कहां तक जा सकता है? 22,500 600 तक वापस जा सकता है आज, क्योंकि गैप डाउन है। आप बोलेंगे 500 पे तो बंद है बॉस, खोलेंगे भी तो नीचे ना, तो आप वही 550 650 की रेंज में लेके आ गए। और अगर सब कुछ चंगा सी रहा तो फिर आप 22,800 तक भी आ सकते हो वापस से पुल बैक पे। तो बाजार के अंदर ना ही डरें, ना ही इस समय घबराएं, ना ही किसी तरह का कोई पैनिक करें, ये चीजें पहले से डिस्काउंटेड हैं। रही बात, आपने पूछा कि शॉर्ट वालों को क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट वालों के लिए जवाब ये, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। एक तो उस दिन वो गैप डाउन से परेशान थे, दूसरा आज फिर से गैप डाउन होगा, उनके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर शॉर्ट किया भी हुआ है तो 22,300 के आसपास आके आपके ठीक पैसे बन जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट भी किया हुआ है तो 22,300 पे ले लेना। माइंड इट, हम एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर हैं, ठीक, इलेक्शन की फिजिक्स से पहले खड़े हुए हैं, इसलिए बाजार कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। तो मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इज एफआई, सेकंड इज पीसीआर। मेरी तरफ से नए और पुराने वालों को सिस्टम में रहना चाहिए। 22,200 का स्टॉप लॉस, 22,300 पे एंट्री भी करनी चाहिए, और 550 650 तक का पहला टारगेट। चला तो 22,800 वापस भी आएंगे हम। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये पूरी की पूरी रणनीति होगी। बुधवार को हमने देखा था कि 49,000 के ऊपर निकला था बैंक निफ्टी, वहां से करीब करीब 500 अंक नीचे आया है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। मतलब ये अगर इस बेस पर अगर आप बात करें कि 50,000 के आंकड़े को हम छूने जा रहे हैं तो छोटा सा ही है ये। निफ्टी बैंक में डिम्पी बताइए क्या करना है? देखिए 8% का अनवाइंडिंग प्रेशर आया था बैंक निफ्टी में उस समय तक, जिस समय फ्राइडे का मैं जो आपको डाटा बता रहा हूं, उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि ईरान और इजराइल वाला मैटर बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, पता था कि हाँ इशू है, बट इतना बड़ा हो रहा है वीकेंड में नहीं पता था। इससे पहले ही अनवाइंडिंग आ गई। इससे पहले अनवाइंडिंग आने ने क्या किया कि आपको कंफर्ट जोन में ऑटोमेटिकली लेके आ गए। जैसे कि वहां पे 22,500, इसका 48,500, तो 48,500 22,500 पहले चरण का सपोर्ट था। दूसरे चरण का सपोर्ट 200 300 पॉइंट नीचे बनता है। इसके लिए बैंक निफ्टी का जो सीरीज का स्टॉप लॉस 48,000 है। ये ऑप्शन चेन से कैलकुलेट करना चाहो वो कर सकते हो, पुराने रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करना चाहो वो कर सकते हो आप। तो जैसे भी आपको ठीक लगा वैसे कैलकुलेट कीजिए। 48,000 से नीचे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको क्या करना है, नए वालों को तो 48,200 पे आना चाहिए, उनका बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। अगर बैंक निफ्टी को इलेक्शन से पहले या इसी सीरीज में 50,000 टच करना है या 50,000 की तरफ बढ़ना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि आप ऑलरेडी पहले भी 400 450 पॉइंट गवा के आए हो और आपको आज 300 पॉइंट और मिल जाएंगे, 700 पॉइंट सस्ता माल मिल रहा है आपको, तो आप एक बार इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाए 48,000 के ब्रेक होने पर एवरेज ना करें। एवरेज करने से इसलिए मैं मना करूंगा क्योंकि फिर वो ड्रैगिंग करेगा। तो इसलिए आप 48,000 जब तक ब्रेक नहीं होता, आप 48,200 पे आ जाइएगा। 200 पॉइंट का रिस्क है, 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपका वेट कर रहा है, आप उसको भी ले सकते हो। लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम रखना क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा किसी को जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है। हम सिर्फ उसको पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस ये नहीं करता। ठीक, तो जो होगा उसके बाद ही पता लगेगा, इससे पहले आंकलन लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जिनके पास भी है वो पोजीशन जरूर होल्ड करके रखें। रही बात शॉर्ट वालों की, शॉर्ट वालों के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है।
इस जगह पर आके आप जब पुट कॉल रेशो खराब है, आपका एफआईज ठीक है, तो आप फिर क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं? हाँ, आपने शॉर्ट कर रखा है, बोले हम तो सर शॉर्ट करके हम तो बहुत ब्रेव थे, हमने शॉर्ट कर दिया था, तो फिर आप भी 48,000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आपको 48,000 मिल जाए। मेरा ऐसा मानना है कि 48,000 बच जाएगा और उसमें से 22,200 बच जाएगा। ये पुल बैक वापिस आ सकता है, बट एक रिलीफ का पुल बैक होगा। आप इस पुल बैक का अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये आ जाए कल आए भी नहीं पता, बट ये आ सकता है अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते जो मैंने आपके सामने आज बोले हैं। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें, एकदम से कूद के ना आए, थोड़ा पहले बाजार को पक्का हो जाने दें फिर ट्रेड करना। ठीक है, तो निफ्टी की तरह निफ्टी बैंक पे भी शॉर्ट नहीं करना है, आप शॉर्ट से दूर ही रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एफएनओ के बैन वाले शेयर कौन से हैं। शुक्रवार को 8 शेयर बैन में थे, अब जो संख्या हो गई है वो हो गई है 9। उसकी वजह ये कि 2 शेयर बाहर आए हैं और 3 शेयरों की एंट्री हुई है। जो बाहर आए हैं जो शेयर वो हैं एक्साइड और सेल के, जिनकी एंट्री हुई है वो है जीएनएफसी, मेट्रोपोलिस और पिरामल एंटरप्राइजेस की ये एंट्री हो गई है। तो टोटल जो शेयर है बलरामपुर चीनी, जीएनएफसी, हिंद कॉपर, वोडाफोन आइडिया, इंडिया सीमेंट, मेट्रोपोलिस, जी एंटरटेनमेंट, नाल्को और पिरामल एंटरप्राइजेस, ये 9 शेयर बैन में ये फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि आपके लिए खबरों वाले शेयर कौन से हैं। और इसके अलावा चूंकि टीसीएस के नतीजे आए हैं, नतीजे अच्छे आए हैं, क्या हाइलाइट्स रही मेजर और क्या अच्छा हुआ है नतीजों में, जरा ये समझते हमारी सहयोगी अनीशा जुड़ गई हैं। अनीशा बताइए टीसीएस के नतीजे किस तरह के नंबर्स आपको लग रहे हैं टीसीएस के? जी हाँ, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं कंपनी के। जो टॉप लाइन है वो इन लाइन है एक्सपेक्टेशन से, 1.1% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है। एंड इवन डॉलर रेवेन्यू एंड रुपी रेवेन्यू कंपेयर करेंगे तो इन लाइन से स्लाइटली लोअर है। बट जो बिग सरप्राइज आया है नंबर में वो है मार्जिन पिक्चर, बिकॉज मार्जिन आया है 26%। स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 25.2 से 25.3% के आसपास मार्जिन आएगा, तो एक बड़ा बीट आया है मार्जिन में। इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी उम्मीदों से बेहतर है। प्रॉफिट फिगर आया 12,400 करोड़, जबकि हम जस्ट अराउंड 11,980 करोड़ मान के चल रहे थे। जो सेकंड बिग सरप्राइज आया है वो अर्निंग्स में, वो है डील विन का नंबर। $13.2 बिलियन का डील विन नंबर आया है। स्ट्रीट 8 से 10 बिलियन डॉलर मान के चल रहा था। एंड क्वार्टर क्वार्टर देखें तो काफ़ी बड़ा जंप आया है डील विन में भी। अट्रिशन कम हुआ है लेकिन हेडकाउंट भी क्वार्टर क्वार्टर कम ही रहा है। मे बी Q1 से हम लोग पॉजिटिव नंबर देखेंगे, बिकॉज जो रिपोर्ट्स उभर कर आ रही है उससे पता चल कंपनी ने कैंपस हायरिंग रीस्टार्ट कर दिया है, तो मे बी उसका इम्पैक्ट Q1 से आएगा। थोड़ा प्रॉब्लम है BFSI में क्योंकि वो डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका में भी डिक्लाइन है अब की बार, बट वो मेकअप हो गया है इंडिया बिजनेस और UK से, बिकॉज दोनों पॉजिटिव रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल अगर टॉप लेवल पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, बट मैनेजमेंट से हमें BFSI, नॉर्थ अमेरिका, इन सब के बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा ये फर्स्ट कट टीसीएस के नंबर्स पे देने के लिए। पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आ चुकी है और ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं अपनी रेटिंग और टारगेट प्राइस में और क्या कुछ नज़रिया बन रहा है टीसीएस पे। और ये पूरी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा बताइए क्या कुछ बोल रहे हैं ब्रोकरेजेस टीसीएस पे? जी, काफ़ी मिली जुली रिपोर्ट्स आ रही हैं टीसीएस के नतीजों पर। सबसे पहले उन रिपोर्ट्स से शुरुआत करेंगे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं टीसीएस पर, और जेपी मॉर्गन के टारगेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा एक रिवीजन हुआ है। उन्होंने अपने लक्ष्य 4,000 से बढ़ाकर 4,500 का दिया है और रेटिंग भी अपग्रेड कर दी है। न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग वो देख रहे हैं। उनका कहना है कि चौथे तिमाही में काफ़ी बड़ा एक ग्रोथ यहाँ पर नज़र आई, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और आगे उनका मानना है कि उन्होंने अर्निंग्स में भी अपनी बढ़ोतरी कर दी है, 4% की बढ़त वो देख रहे हैं। और उनका कहना है कि मार्जिन में आगे और भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। डिमांड इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा कुछ बड़ा कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव कमेंट्री है, डबल अपग्रेड आए हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 4,040 से बढ़ाकर 4,125 का देख रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने होल्ड से बढ़ाकर ऐड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी 4,330 का वो देख रहे हैं। वहीं जेएम फाइनेंशियल्स ने टारगेट बढ़ा दिया है, 4,130 का टारगेट अब वो
रहे हैं और नोमुरा की अगर बात करेंगे तो वहां पर उन्होंने टारगेट प्राइस अपना 3160 से बढ़ाकर 3240 का दिया है। ये कुछ रेटिंग अपग्रेड हुए हैं, लेकिन CLSA ने जो है वो अपना लक्ष्य घटाया है और कमेंट्री भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि मैक्रो रिवाइवल में कुछ स्लो डाउन देखने को मिलेगा और नियर टर्म रिकवरी को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने जो लक्ष्य है वो 4043 से घटाकर 3941 का वो देख रहे हैं TCS पर। इसके अलावा काफ़ी कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी है जिन्होंने अपने रेटिंग को न्यूट्रल रखा है, कुछ बदलाव नहीं किया है। इसमें गोल्डमैन सैक्स ने रिटेन अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य देख रहे हैं 4350 का। ICICI सिक्योरिटीज़ ने 4330 का लक्ष्य दिया है, वहीं JM फाइनेंशियल्स ने 4130 का लक्ष्य दिया है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। JP मॉर्गन एक तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहा है, वहीं CLSA की तरफ से कुछ नेगेटिव कमेंट्री निकल कर आ रही हैं। ठीक है, कुल मिला के हाउसेस की रिपोर्ट ज़्यादातर बुलिश दिख रही है और ज़्यादातर ने अपने टारगेट को रिवाइज किया है, भले रेटिंग में अपग्रेडेशन किया हो या ना किया हो, लेकिन टारगेट रिवीजन ज़्यादातरों का हमने देखा, वो भी अपवर्ड रिवीजन ही होता हुआ दिखा है। इन स्पाइट ऑफ दिस की न्यूट्रल है, ऐड है, ओवरवेट है, वटएवर जो भी है, लेकिन अपग्रेडेशन सबका हुआ है अमूमन। अच्छा, इससे पहले भी ना चंदन तापड़िया हमारे मेहमान थे, उन्होंने आपको 4000 स्ट्राइक की एक कॉल TCS के प्लस भी करवाई हुई थी। मैं आपको रेट भी याद दिलवा देता हूँ, अगर आप भूल गए होंगे, आपके टर्मिनल पे लिखे हुए होंगे। 75 रुपये पे हमने कहा था उसको लेना है, 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 140 का आपका टारगेट था। हालांकि ये जो कॉल है, जो मैं 4000 की स्ट्राइक की आपको बता रहा हूँ, ये बंद हुई है 95 पे। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, क्योंकि 00 हो जाती है बाद में कॉल्स, तो 95 का LTP प्राइस आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में। ये आज अगर बढ़िया सब कुछ रहा, TCS गैप के साथ खुला, तो ये टारगेट अचीव करेगा 140 की कॉल का। ठीक है, 140 का उसका जो टारगेट है। तो इससे पहले आपको बहुत बधाई अगर आपने TCS की कॉल ली हुई है। इसलिए कहते हैं इस कार्यक्रम का बहुत गंभीरता से देखें, अच्छे से देखें और नोट कर जाएं। हम कोशिश करते हैं वैसे ही ट्रेड आपके सामने रखें जिसका इंपैक्ट जल्दी आए, स्विंग के तौर पर आए और ज़्यादा इंटेलिजेंटली फैक्चुअल डाटा के साथ उसको क्लियर कर देते हैं। ठीक जी, आप गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ओवरऑल ईरान वाला मैटर आपसे पता करता, लेकिन उसको थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ। मैं पहले आपसे TCS के बारे में पता कर लेता हूँ। सर, TCS के नंबर भी देखे होंगे आपने, मोटा मोटी कमेंट्री भी देख ली होगी, हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख ली होंगी। थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट्स नहीं देखी होंगी वो हम आपको टीवी पे ही दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। सर, आपका टेक क्या है? जिनके पास नहीं है उनके लिए बताना, जिनके पास है वो तो खैर फायदे में ही है। धन्यवाद डिम्पी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो डिम्पी, पता नहीं आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन काफी समय से जब काफी लोग बाजार में IT क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे या फिर नसीहत दे रहे थे, तब से हमने IT क्षेत्र पर निर्णायक तरीके से निवेश की निरंतर राय। मैं पिछले 6 महीने या साल भर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल की मैं बात कर रहा हूं। और हमने ये भी बताया था डिम्पी के ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ है और किसी भी शेयर बाजार में, किसी भी क्षेत्र में कुछ एक अंदरूनी या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारणों को लेकर के दिक्कतें आ सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसका ये तात्पर्य निकालना कि आप अपनी लंबी अवधि का निवेश में परिवर्तन कर दे IT क्षेत्र में अगर आपका है, तो हम ये नहीं समझते। 3200 पर भी हमने वही राय दी थी, 3500 पर भी यही राय दी है, और आज जहां पर 4000 के पास खड़ा हुआ है, आज भी हम यही राय दे रहे हैं कि अगर आपका निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आप निवेश करने की सोच सकते हैं। नतीजे जो आए हैं उसको देख करके लक्ष्यांक हमने भी ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा डिम्पी के आज के तारीख में जिस तरीके से साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए चाहे वो छोटी, मझौली, बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी हो, इन सभी को IT क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करना पड़ेगा अपने IT पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। जैसे जैसे ऑटोमेशन होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। सर, एग्री ऑन दिस पॉइंट कि आप पहले भी बुलिश थे, आज भी बुलिश हैं और आप ये मान रहे हैं कि भी और चलेगा। तो मैंने जब आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि नए वालों को लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, तो मैं आपके आंसर से समझ रहा हूँ कि यस, नए वालों को भी लॉन्ग टर्म के लिए आ जाना चाहिए। ये नंबर्स अभी तक कुल मिला के ठीक दिख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी शरद को अपने साथ जोड़ रहा हूँ ताकि वो जल्दी से आपको जो और अर्निंग्स आई हैं वो भी बता दें और साथ ही खबर वाले शेयर्स भी बता दें। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा जल्दी जल्दी बताते जाइए सब कुछ।
गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले आनंद राठी वेल्थ फोकस में रहेगा। यहाँ पे अगर नतीजे की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सीक्वेंशियली नंबर में थोड़ी डिप आई है, रेवेन्यू सपाट आया, वही एबिडा और पैट के नंबर्स जो है यहाँ पे डाउन टिक आया। लेकिन जो बाईबैक है उसके कारण सेंटिमेंट पॉजिटिव ड्राइव हो सकता है। 165 करोड़ का बाईबैक है और बाईबैक लगभग 10% डिस्काउंट पे है, तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में इस मूवमेंट पे देखने मिल सकता है। Q4 अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंको गोल्ड के जो अपडेट्स आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आए, अनुमान से बेहतर आए। 39% रेवेन्यू ग्रोथ आया है और SSG ग्रोथ FY24 में भी नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं। बात करें पतंजलि की तो ओवरऑल जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एडिबल ऑयल सेगमेंट की सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है देखने मिली है। तो ये तो आपके अपडेट्स हुए, लेकिन अब हम बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंटली जो खबरों वाले शेयर है जिस पे आपका रडार में रहने चाहिए। एस्टर DM हेल्थकेयर 118 रुपये का स्पेशल डिविडेंड अनाउंसमेंट आया है, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 20% का डिविडेंड यील्ड। अब ये स्पेशल डिविडेंड यील्ड इसलिए आया है क्योंकि जो गल्फ की जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो एक टाइप से रिवॉर्ड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। शिल्पा मेडिकेयर की 500 करोड़ की QIP इशू जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, लेकिन दो बड़े दिग्गज मार्केट के इन्वेस्टर्स के कंपनीज आए हैं सामने, एक मधुसूदन केला के और दूसरा सुनील सिंघानिया का। आज जो बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है, हिंडाल्को, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वो रशियन मेटल्स को बैन कर दिए जब से बाहर के देशों में सैंक्शंस लगी है। और ऑलरेडी हमने एशियन मेटल प्राइसेस में ऑलरेडी जंप आज सुबह देख चुके हैं। नज़ारा टेक, डेल्टा कॉप भी फोकस में रहेगा। PM मोदी की पॉजिटिव कमेंट्री आई है स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। वही तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक में जो है देखा जाए तो RBI ने जो इन्फॉर्म किया है कि जो बैंक ने MD CEO के पद के लिए कैंडिडेट्स रखे थे वो सूटेबल नहीं है, उनको एक फ्रेश लिस्ट जारी करना पड़ेगा। और आखिरी दो स्टॉक्स में फोकस में रहेगा IIFL फाइनेंस, जो कि 17 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी जहां पे 1500 करोड़ रुपए जो राइट्स इशू है उसके डिटेल्स आएंगे, जैसे कि राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो। और आखिर में आमी ऑर्गेनिक्स फोकस में रहेगा जहां पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है 500 करोड़ रुपए वो रेस कर सकते हैं QIP के जरिए। तो चलिए अब हमारे साथ ET नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया भी जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये वीकेंड काफ़ी न्यूज़ हैवी रहा। TCS अर्निंग्स का रिव्यू, साथ ही ईरान इजराइल का टेंशन, उसके बाद BJP मैनिफेस्टो, ढेर सारी चर्चाएं करनी है। पर सबसे पहले सर, जिसको लेकर ग्लोबल बाज़ारों में भी थोड़ा टेंशन है, ईरान इजराइल। आज गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव संकेत दे रहा है ओपनिंग के। कितना सीरियस हो सकता है ये मैटर इस बार, क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी रशिया यूक्रेन से थोड़ा लेसन ज़रूर लिया है। तो जिस तरीके के अभी नियर टर्म में चाल देख रहे हैं वो भारतीय बाज़ारों के लिए कैसी रह सकती है और ग्लोबली भी? देखिए, जो पॉलिटिकल टेंशन ऐसे होते हैं उनके बारे में बोला नहीं जा सकता है। किसी ने रशिया यूक्रेन नहीं सोचा था और किसी ने सोचा नहीं था कि गाज़ा स्ट्रिप में इतना टेंशन होगा, मगर हकीकत है कि जो पॉलिटिकल टेंशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मगर मार्केट, हमारे लिए अच्छी खबर ये है, बुरी खबर में अच्छी खबर क्या है, यह है कि भाई क्रूड के अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है, बिकॉज ईरान इज़ अ लार्ज स्विंग प्रोड्यूसर। एक ईरान का ऑयल अगर मार्केट में नहीं आता है तो उसका नियर टर्म में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सप्लाई को लेकर के। तो क्रूड के अंदर हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। तो मार्केट शायद आपको ये बोल रहा है कि जो मुद्दा रहेगा शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। आने वाले कल के अंदर अगर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट डिफरेंट व्यू लेगा, मगर वो नहीं हुआ है। और दो बातें और हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमने देखा था कि पिछले हफ्ते नरमी का रुख था, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी। क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आता है। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, जो पॉलिटिकल टेंशन हो चुका है, ग्लोबल मार्केट्स नर्वस थे, इन तीनों को मिलाकर के अगर आप एक मार्केट व्यू बनाएंगे तो मार्केट व्यू मंदी का बनेगा। मगर ऐसा नहीं है, एशियन मार्केट्स नीचे हैं मगर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मार्केट के अंदर भय, फियर, ऐसे वर्ड्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं सब। तो अच्छी खबर ये है कि मार्केट के अंदर एक चिंता है मगर कोई बहुत बड़ी रिएक्शन हम देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हो भी सकता है कि यह जो चिंता की आंधी है यह थोड़े समय में नॉर्मलाइज भी हो जाए। पर आज स्क्रीन देख करके आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से नियर टर्म में इंडियन मार्केट को बड़ा प्रभाव हो सकता है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। अगर हम BJP के मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। हालांकि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की बातचीत की गई है, 3 करोड़ नए घर बनाने की बात है और ये भी कहा गया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल में तेज़ी लाएंगे।
आपके हिसाब से मेजर हाइलाइट्स क्या हैं जिनके कि बाजार से भी हमें लिंकेजेस तलाशनी चाहिए? देखिए अभिषेक, अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो संकल्प पत्र एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट है, नॉट इंडिया ऑफ 2029, इंडिया ऑफ 2050। उस पाथ पर अगर भारत को जाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन, नए सेक्टर्स जिनके अंदर से आपको जीडीपी की ग्रोथ आए, एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ा स्केल अप। और एग्रीकल्चर को लेकर के हम देखते हैं कि एक हमेशा समस्या रही है, उसको लेकर के भी नए इनोवेटिव आइडियाज़। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए जो स्टैंड आउट फीचर है वह यह है कि भाई सरकार ने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करा है, बीजेपी ने कि वह फिजिकल डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वह इकॉनमी का जो इम्पैक्ट है वो और बढ़ाएंगे, वह एमएससी और एमएसएमई को लेकर के जो इतने सारे चैलेंजेस अभी हैं उनको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस में इंपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वह कम करना चाहेंगे। एग्रीकल्चर को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नई चीज़ें ईजाद करी जाएंगी। कुल मिलाकर के ये जो मैनिफेस्टो है ग्रोथ डोमिनेटेड मैनिफेस्टो है। अभिषेक, जो आइडियाज़ छोटे लग रहे हैं वो बड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने नहीं सोचा था कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था कि एप्पल जैसी कंपनी कोविड से पहले जो हिंदुस्तान में एक भी फ़ोन नहीं बनाता था, अब रफली 1.5 से 2% प्रोडक्शन उनका ग्लोबल प्रोडक्शन अब इंडिया से आता है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि भारत की इकॉनमी के डायनेमिक्स बदल सकते हैं। इमेजिन करिए आपकी अगर ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो गई, इमेजिन करिए एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके अंदर हमेशा हम देखते हैं सप्लाई चेन और क्रॉप और इरिगेशन और मॉनसून को लेकर के इम्पैक्ट आता है, आप ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में क्या है जी, हिंदुस्तान के अंदर लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है और टैलेंट अवेलेबल है। इन तीन चीज़ों को अगर मिलाएंगे तो आप एक काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल फायर पावर क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में और एनर्जी सेक्टर में वही करा जा रहा है। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। टीसीएस के नंबर्स भी आपने देख लिए होंगे, टीसीएस के साथ साथ पूरे आईटी का भी एक जरा आकलन दे दीजिए। टीसीएस के नंबर अच्छे थे डिम्पी, मगर आईटी का आकलन आपको शायद इन्फोसिस या एचसीएल टेक के नतीजों के बाद ही पता लगेगा, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है टीसीएस हैज़ डन मच बेटर देन द मार्केट। टीसीएस के लिए अच्छी खबर है कि कई क्वार्टरों के बाद इन्होंने अर्निंग एस्टिमेट्स को बीट करा है। इनके मार्जिन अब 26 से 28% इनकी जो लॉन्ग टर्म रेंज थी उसमें आ चुके हैं और गए क्वार्टर के लिए इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो $13 बिलियन से बढ़ी है। तो ऑर्डर आ रहे हैं, सब कह रहे थे जो ऑर्डर आ रहे हैं तो मार्जिन कहाँ है, तो मार्जिन भी आ चुके हैं। एक बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी गेन का इनके उसमें बिजनेस में आ रहा है, बिकॉज हालांकि इस सेक्टर में कुछ हेडविंड्स थी, मगर बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन या इम्प्लीमेंटेशन ये देख रहे हैं कि नेट मार्जिन करीब 1 बिप्स एक्सपैंड हुआ, जो कि लार्ज बेस पर काबिल तारीफ है क्योंकि स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है। और इस स्टॉक के अंदर हमने देखा था टाटा सन्स की कुछ दिनों पहले सप्लाई आई थी, तो अपसाइड मुझे लगता है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मगर ये बात तो तय है कि अगर इन्फोसिस के नतीजे अगर अच्छे आते हैं और इन्फोसिस भी बोलता है कि भाई वर्स्ट इज बिहाइंड अस, जो टीसीएस बोल चुका है कि दैट FY25 विल बी बेटर देन FY24, मुझे लगता है कि सेक्टर अब बड़ी गिरावट में बायम डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच इन 3 अहम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आज फिर से समय निकालने के लिए। आगे बढ़े, थोड़ा मार्केट के अंदर आपने सारी चीज़ें मोटा मोटी चेक कर ली होंगी, देख ली होंगी। एक काम हम और करते हैं, बसीन साहब का भी ज़रा स्वागत कर लेते हैं, उनसे भी ज़रा उनका भी एक का व्यू ले लेते हैं, उनके शेयर कौन से हैं, फिर हम स्टॉक्स इन न्यूज़ और ब्रोकरेज पे और चर्चा करेंगे। बसीन सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 दिन से बाजार थोड़ा गिरावट के चपेट में है, शायद एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। एक तो आपका स्टांस चाहिए सर मार्केट पे, ये ईरान वाला मैटर सब मिला मिलू के, और दूसरा सर अपडेट भी दे दीजिएगा अपने शेयर्स का आप। गुड मॉर्निंग आपको भी और अभिषेक को भी और सृष्टि को भी और सबको बैसाखी या हैप्पी न्यू ईयर या नया साल शुरुआत होता है और सब जगह जिस वे में आप सेलिब्रेट करते हैं तो देखिए आपको लास्ट वीक से कह रहे हैं थोड़ा सा मनी ऑफ द टेबल लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, कैश में बैठेंगे तो मौका मिलेगा। पहले अपडेट दे दूं आपको, 22,700 की पुट दिलाई थी 158 और 60 में,
250 का टारगेट हुआ था और 250 उसी दिन हिट हो गया फ्राइडे को, आज ये और दे देगा। दूसरा मैंने आपको अपडेट दिया था कि आप लीजिए हिंदुस्तान लीवर। मैं अभी भी कह रहा हूं द बेस्ट रूरल प्ले इज अवेलेबल एट अ 52 वीक लो, और जैसे जैसे सरकार की स्पेंडिंग रूरल एक्टिविटीज पे बढ़ेगी, इनकम आएगी, और ये जो आपकी गिरावट है पल्सेस और इन्फ्लेशन में, आई थिंक लीवर इज द बेस्ट प्राइस एवर एट दिस प्राइस। तो 2200 का स्टॉप लॉस है, लीवर में निवेश कीजिए, 2450 का भाव दिखता है। उसके सामने मैंने ये भी सेल कॉल की थी, मैं अभी भी बोलता हूं टेक सम मनी ऑफ कैपिटल गुड्स, मेटल्स आर राइजिंग विच इज नेगेटिव फॉर मार्जिन ऑफ कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड पे मैं नेगेटिव हूं। और मैंने एसबीआई लाइफ और वेदांता बाय की है। आज फिर मैं दोहराता हूं, वेदांता में अब आप स्टॉप लॉस बढ़ाइए और बढ़ाइए, 365 और 70 में मिले तो वेदांता लीजिए, 400 से 420 का टारगेट है, और आपका स्टॉप लॉस अब हो गया है 359। तो वेदांता इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिंक, सारी जो नॉन फेरस बास्केट है वो वेदांता की बात है। दूसरा आज मेरा बाय है ओएनजीसी। आपको इसकी सिंपल रीजनिंग दे दूं कि हमने लास्ट 20 साल में कभी नहीं देखा जो चेंज और ओएनजीसी की प्रॉफिटेबिलिटी विल बी एट एन ऑल टाइम हाई। दूसरा इसकी जो प्रोडक्शन ग्रोथ है और मार्जिन है, दे विल बी एट द हाईएस्ट। साथ में वी आर अंडरवाइनिंग के गैस में इनकी बहुत ज्यादा रीच है, तो मुझे 350 पौने 400 का भाव दिखता है थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म। आज के लिए आप 57 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 285 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट कीजिए एलएनटी, सीमेंस, एबीबी, इनमें प्रॉफिट लीजिए। डिम्पी जी क्या है, मिडिल ईस्ट की टेंशन रही तो इनका काफी बिजनेस वहां कूलिंग टावर वगैरह से आता है, वो इनके लिए नेगेटिव है। एंड राइज इन कमोडिटीज इज आल्सो नेगेटिव फॉर देम। सो दिस वुड बी माय समरी, बाय ओएनजीसी, बाय वेदांता एंड सेल सीमेंस। ओके, तो आज की रिकमेंडेशंस क्लियरली ओएनजीसी यहाँ पे खरीदारी करनी है, साथ ही वेदांता पे अभी भी भरोसा कायम है। बहुत ही निचले स्तरों से भसीन जी इस पे रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बारी है। और कैपिटल गुड्स हमने देखा था कि एबीबी इंडिया पे भी एक सेल रिकमेंडेशन थी, आज सीमेंट्स पे सेल की कॉल आती हुई भसीन जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और साथ ही अगर हम देखें तो आज आपकी कॉल्स भी हमने नोट डाउन कर ली हैं। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे। अब हमने जान लिए हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, साथ ही साथ ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, तो उन पे चर्चा जारी रखते हैं। और आयुष, एक काउंटर जिस पे आपसे राय लेनी है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त रनअप इस काउंटर में हमने देखा जब कंपनी ने Hyundai और किया के साथ अपने ईवी बैटरी के करार का अनाउंसमेंट किया। बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं ब्रोकरेजेस और मार्केट्स भी। 400 के स्तर तो एक्साइड इंडस्ट्रीज दिखा चुका है, आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? एक्साइड की बात करें तो एक्साइड के स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। इवन फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक ने अपने आप को वेल प्लेस रखा है, 398 के आसपास की क्लोजिंग दी है स्टॉक में। अगर किसी के पास स्टॉक है तो मुझे लगता है डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 375 का स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की मेरी राय रहेगी, क्योंकि ये भी क्योंकि जैसे ग्लोबल मार्केट थोड़े से वीक हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीचे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने मिल सकती है। और अगर नीचे के लेवल्स में 350 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो इसमें वापस री एंटर करना चाहिए। अगर 350 के आसपास एक काउंटर मिलता है, 350 के आसपास एक काउंटर मिलता है तो इसमें री एंट्री के कुछ आप मौके ढूंढे। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पे अभी भी एक बुलिश नज़रिया। आज एक मोतीलाल ओसवाल की वायर्स एंड केबल्स पे भी रिपोर्ट है और कई सारे काउंटर्स उनके रेडार पे हैं। पॉलीकैब, केईआ इंडस्ट्रीज, आरआर काबिल, यहाँ पे उन्होंने कवरेज शुरू की है। तीनों पे ही खरीदारी की राय है और मौजूदा स्तरों से 30 से 40% की अपसाइड देख रहे हैं। एक बार राहुल क्विकली ये तीनों ही काउंटर्स में से अगर टेक्निकल फ्रंट पे कोई ट्रेड लेना हो तो कौन सा सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक होगा आपका? पॉलीकैब, केईआ इंडस्ट्रीज या फिर आरआर काबिल? तो पॉलीकैब और केईआई तीनों स्टॉक्स में से केईआई सबसे प्रेफर्ड बेट होगा, प्योरली बिकॉज प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। इतना बड़ा फॉल जो हुआ था फ्राइडे, उसके बावजूद आप नोटिस करेंगे स्टॉक 5% ऊपर था। तो अगर बाय करना है फ्रेश लेवल पे, मैं 4030 के ऊपर बाय सजेस्ट करूंगा, दैट इज 1% ऊपर यहाँ से।
और स्टॉप लॉस 4000 पे रख के ऊपर की साइड पे प्ले कर सकते हैं। पॉलीकैप चार्ट कंपैरेटिवली इज लेस बेटर, तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का सिचुएशन आया तो पॉलीकैप पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तीनों में से KEI इज आवर प्रेफर्ड बेट राइट नाउ। ठीक है, KEI बेहतर लग रहा है और हमने शानदार तेजी देखी भी शुक्रवार के सत्र में 5% की 4000 रुपए के स्तर को इसने पार भी किया था इंट्राडे में। मजबूत अपडेट आया है सेनको गोल्ड का। Q4 का जो बिजनेस अपडेट उन्होंने जारी किया है वो काफ़ी शानदार है। रेवेन्यू ग्रोथ है 39% का ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो है 19% का। 4 नए शोरूम खोले हैं सेनको गोल्ड। गौरांग सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लिस्टिंग को अभी साल भर हुए नहीं और लिस्टिंग के भाव से ये शेयर ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बल्कि हो गया है। 805 रुपए का भाव है। सेनको गोल्ड आपको कंपनी कैसी लगती है और इसमें क्या सलाह देंगे आप? धन्यवाद अभिषेक, आपको भी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, आपकी सोच और विचारधारा क्या है कि आप गोल्ड लोन कंपनी में निवेश क्यों करते हैं? अगर आप सोने के दाम को देख करके निवेश करते हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं अभिषेक, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको फिर गोल्ड लोन कंपनी में क्यों जाना है, आप सोने में क्यों नहीं निवेश करते? और हमेशा हमने यही राय दी है, भी हम निवेशकों को जागरूक करने का एक अभियान चलाते हैं, तो हम एक अनुशासन के रूप में जब आप निवेश करते हैं तो ये अनिवार्य होता है कि आप अपनी पूंजी सिर्फ एक ही जगह पर निवेश न करें, लेकिन अपना निवेश फैला दें। थोड़ा बहुत शेयर बाजार में करें, इंश्योरेंस में करें, डेट मार्केट में करें, PPF में करें और थोड़ा बहुत सोने में भी करें। उसी तरह के आधार पर आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। आप सीधे सीधे सोना खरीद सकते हैं, या फिर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर कम से कम 12 गोल्ड ETFs लिस्टेड है NSE और BSE पे, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे आपको जोखिम जो है वो भी बढ़ जाता है। केवल एक मात्र एसेट क्लास में आप निवेश नहीं करते। और ये राय मैंने 2009-2010 से दी है, क्योंकि इक्विटी के अलावा अगर एक कोई दूसरा एसेट क्लास में हमारी रुचि रही है तो वो सोने में रही है। और मैंने निरंतर ये प्रयास किया है कि अगर आपके पास 100 रुपए निवेश करने के लिए, तो निवेशक की उम्र और जोखिम झेलने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए 10%, 15%, 20% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा गोल्ड रिलेटेड एसेट क्लास में निवेश की राय दी। और मेरे ख्याल से ये सुझाव काफी बेहतरीन तरीके से उभरा है, क्योंकि इक्विटी के साथ साथ सोने में भी जो इजाफे हुए हैं उसका लाभ निवेशकों को अवश्य मिला है। तो अगर आप ये विचारधारा रखते हैं कि सोने के दाम ऊपर जाएंगे, तो गोल्ड लोन से ज्यादा अच्छी बात होगी कि आप डाइवर्सिफाई करें और गोल्ड ETFs या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश करें। कुछ और शेयर्स पता कर लेते हैं, ऐसे शेयर्स जो कि ब्रेकआउट की कैटेगरी में भी जाते हैं। 9 बज चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्टॉक्स से न्यूज़ वगैरह तो वापस से पता लग ही जाएगा। कुछ मैनिफेस्टो वाले शेयर्स भी हम आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन इस बीच जो आज में चल सकते हैं ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में जरा आइडिया लेते हैं। राहुल जी, एक बार जरा HDFC बैंक पे अपनी कॉल दीजिए, इसमें क्या करना चाहिए आज? मैं स्पीड से पूछूंगा 3-4 शेयर आपसे, और राहुल से भी बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ गौरांग शाह ही हमारे साथ है। तो गौरांग से तो एक काम करते हैं, फिर जरा कुछ बढ़िया शेयर पता करते हैं जो स्ट्रक्चरली अच्छा मूव दे रहे हैं। मेट्रोपॉलिसिस उसमें से एक है, लाल पैथ लैब उसमें से एक है। गौरांग सर, ये मेट्रोपॉलिसिस पे आपका टेक क्या है? तो डिम्पी, देखिए, ये डायग्नोसिस क्षेत्र में हमने जब ये कोविड वगैरह की जब शुरुआत हुई थी, तब हमने उस दरमियान निवेश की राय दी थी। और फिर लक्ष्यांक आने के बाद अनिवार्य था हमारे लिए कि हम मुनाफा वसूली की राय दें। अगर आप मुझे पूछते हैं कि डायग्नोसिस और हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स में आपको क्या चुनना चाहिए, तो मेरी समझदारी ये कहती है कि आपको हॉस्पिटल्स को चुनना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के पास भी ये सभी सुविधाएं होती हैं जो आपको डायग्नोसिस वाले उपलब्ध कराते हैं। तो मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल है, नारायण रुदालया है, फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियां हैं जो हमें बुनियादी तर्क के आधार पर अच्छी लगती है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रकार से ये पूरा वातावरण है, और आने वाले समय में अगर फिर से कोई महामारी या ऐसा कुछ आ गया, तो हेल्थ केयर ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। बनस्पत, डायग्नोसिस, इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, डन।
क्योंकि मार्केट्स में टिक आना शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं आपको पहले दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं। 600 पॉइंट तक का कट दिख रहा है, 700 पॉइंट तक का कट इनफैक्ट निफ्टी पे, लेकिन ये सेटल हो जाने दीजिए। बैंक गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो सिर्फ 150 पॉइंट का ही कट लगता है। आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर करीब 650 पॉइंट का कट है। सेम विद बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी का टिक ही नहीं आएंगे, लेकिन सेंसेक्स पे भी करीब 3000 पॉइंट्स का कट दिख रहा है शुरुआत में, लेकिन अभी सेटल नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको सिर्फ पहले नोटिस करवा रहा हूँ। एक और पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और दिखाइएगा जरा, दोनों बड़े शेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस समय। आप देखेंगे रिलायंस और HDFC दोनों के अंदर गिरावट करीब 3% तक की शुरुआत में, तो अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है। TCS भी दिखा दो एक बार लगे हाथ, उसके नंबर्स आए हुए तो TCS भी आपको आइडिया लग जाएगा पहले में। इतने में मेरे साथ आदित्य जुड़ जाएंगे, फिर मैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको लूँगा। ये आप देखिए सामने, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% है। TCS खुद अपने आप में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी 3% नीचे है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा सबके सब ओपनिंग टिक्स हैं, अभी ये सेटल नहीं हुआ है, इसको सेटल होने में 6 से 7 मिनट अभी और लगेंगे। मैं फिर से रिवीजन डलवाऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें वापस से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बस आप इसको नोटिस करते जाना, आप देखते जाना, ठीक है। देखो अभी निफ्टी पे 300 पॉइंट हो गए, ये 600 पॉइंट दिखाया हुआ है, ठीक जी। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉल बता दीजिएगा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद में फिर शेयर्स पूछूंगा आपसे कुछ और। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए मैंने एक शेयर ही चुना है फार्मा और केमिकल स्पेस से, आरती इंडस्ट्रीज। इसको एक्चुअली बाय किया जा सकता है जो ओपनिंग प्राइस रहेगा उस प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 700 का और टारगेट रहेगा मेरा 797। ओवरऑल मेरा नजरिया केमिकल स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है अक्रॉस द स्पेस, मिड कैप, लार्ज कैप, तो इसलिए मेरा नजरिया आज के दिन पॉजिटिव है। डन सर, आपका ट्रेड हमने नोटिस कर दिया सर, लेकिन इस बीच मैं आज वेट कर रहा हूँ अपने नवरत्न शेयर्स का। एक्चुअली नवरत्न में हमने ना नया फ्लेवर डाल दिया है एक, आप काफ़ी बार उसको देखते देखते थोड़ा बोर भी होंगे, तो आज एक ऐसी चीज़ हम उसके अंदर डाल रहे हैं ताकि उससे थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जो कल के घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम था बीजेपी के मैनिफेस्टो का। अगर सरकार रिपीट करते हो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी, उनके मैनिफेस्टो में चीज़ लिखी हुई हैं, उससे जुड़े हुए शेयर्स भी हैं। से योगी शरद ने काफ़ी मेहनत करके वो सारे शेयर्स निकाल लिए हैं, आपको एक एक खबर के साथ वो शेयर्स भी बताते जाएंगे। तो आज का नवरत्न संकल्प वाला नवरत्न है, बताइए शरद। जी बिल्कुल, आज का जो नवरत्न शेयर्स हैं, आज जो संकल्प पत्र है, जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है, उसके अनाउंसमेंट्स के ऊपर है, और इंटरेस्टिंगली उनमें स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट होगा उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला जो है आता है गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने की जो है योजना और उसका जो वादा है उस पर फोकस करेंगे। और उसमें जो स्टॉक्स इम्पैक्टेड होंगे वो ऑफकोर्स बैंकिंग में जो है हुडको रहेगा, मेटल्स के भी नाम रहेंगे, स्टील के प्लेयर्स, NBFCs, और सीमेंट में जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट हुआ, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। दूसरा संकल्प है कि देश की टूरिज्म में विस्तार की जोर होगी, तो जैसे कि स्टॉक्स जैसे कि IHCL ले लीजिए, ईज माई ट्रिप ले लीजिए, इन स्टॉक्स में जो है फोकस रहने वाला है। टूरिज्म के बाद आता है एविएशन सेक्टर के विस्तार से भी जो है बीजेपी की जोर रहने वाली है एक्सपेंशन में। जब हम एविएशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट तो है ही, लेकिन जो इंफ्रा को रिलेटेड होता है उसमें जो है आपको GMR इंफ्रा भी फोकस में रहेंगे। चौथा जो संकल्प है वो अगर हम बात करें तो उस पर जो है रेलवे पे विस्तार पर जोर लगने वाली है, और इस पे जो है लगभग 5000 किलोमीटर प्रति साल की जो है लाइन उन्हें जोड़े जाएंगे। तो जो एंसिलरीज होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स लगते हैं अंदर में, वो वाले स्टॉक्स पे भी ज़्यादा हम फोकस करेंगे, स्पेशली जैसे कि APL अपोलो, JTL हुआ, सूर्या हुआ, हाईटेक पाइप्स है। तो ये जो है आपके स्टेनलेस पाइप्स बनाते हैं, जो आप टच करते हैं, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अंदर में होते हैं रेलवे के बोगी में। हमारा 5वां थीम वो रहेगा EV नेटवर्क के विस्तार करेंगे, जहाँ पे चार्जिंग इंफ्रा पे जो है फोकस रहने वाला है। चार्जिंग इंफ्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स टाटा मोटर्स आता है, TVS मोटर्स आता है, और कुछ बड़े MNC प्लेयर्स जैसे कि ABB, सीमेंस, इनका भी जोर पकड़ यहाँ पे रहता है। जो 6वां संकल्प है वो है मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स के जो SBI बैंक है या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनमें फोकस रहेगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सूर्योदय हुआ, इन पे भी जो है फोकस रहेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, जो है हर घर पाइप से रसोई गैस पहुंचाने की जो नेशनल ग्रिड पाइपलाइन है उस पे फोकस रहेगा। ऑफकोर्स गेल, PNG तो रहेगा ही, लेकिन जो महानगर गैस हुआ, गुजरात गैस हुआ, IGL हुआ, इनमें भी जो है स्टॉक्स में तेज़ी आज देखने मिल सकती है। और ओवरऑल जो मेटल्स लेते हैं गैस को सप्लाई करने के लिए, वो भी महाराष्ट्र सीमलेस, रत्नमणि मेटल्स जैसे स्टॉक्स भी हैं। 8वां संकल्प अगर फोकस करें इस पे जो है देश के हर घर के नल
के पहुंचाने की लक्ष्य है, जैसे कि वाटर कनेक्टिविटी पे, और यहाँ पे भी जो ऑफ कोर्स पाइप रिलेटेड स्टॉक जैसे कि जिंदल सॉ, वेल्सन स्कॉप, सूर्या रोशनी, एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक्स में भी फोकस रहेगा। आखिर में फार्मा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए जो स्टॉक्स आते हैं वो इंक्लूड करते हैं डिविस लैब्स, सिंजीन, सुवेन फार्मा और आर्मी ऑर्गेनिक, जहाँ पे जो R&D होती है फार्मा को रिलेटेड उस पे जो है पूरी फोकस रहने वाली है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं और ये अहम 9 निर्णय हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आए, जहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स जो बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र के चलते फोकस में रहेंगे, तो इन पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो कल ऐलान किए गए हैं संकल्प पत्र में, हालांकि ये वादा है कि सरकार बनी तो हम क्या क्या चीज़ें डिलीवर करेंगे, और ऑलरेडी सरकार ने अपने 100 दिनों के एजेंडे पर काम शुरू भी कर दिया है, और ये ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि सरकार रिपीट भी करेगी, तो आप मान के चलिए कि जो कुछ भी वादे किए गए हैं वहाँ पर आपको ये असर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर ज़रा व्यू कर लेते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री पर ओवर रेगुलेशन के पक्ष में नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये नज़ारा टेक के लिए, डेल्टा कॉर्प के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। और पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए माहौल अच्छा होना चाहिए। एक व्यू इस पर लेते हैं। आदित्य, आप ज़रा डेल्टा कॉर्प ज़रा चेक कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, हालांकि ये शेयर थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा। डेल्टा कॉर्प क्या व्यू है आपका? देखिए, डेल्टा कॉर्प का अगर हम चार्ट देखें तो काफी दिन से एक पॉजिटिव मोमेंट बनने को बनता हुआ दिख रहा है। इवन हमने 1 अप्रैल को देखा कि स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला विद गुड वॉल्यूम। तो इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है अबव 129। ऑल्दो स्टॉक के फंडामेंटल मुझे थोड़े से लड़खड़ाए हुए दिखते हैं, बट टेक्निकली अगर बात करें तो मुझे लगता है 129 के ऊपर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है, वहां पे बाय किया जा सकता है स्टॉक को, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 120 का, और टारगेट रहेगा 140 से 150 का। 120 रुपए का स्टॉप लॉस, 140 से 150 रुपए का टारगेट आपके लिए डेल्टा कॉर्प पे 128 रुपए पर जाए तो आपको इसको खरीदना है डेल्टा कॉर्प को। चलिए, एक और एक्सपर्ट शिवांगी शारदा का हम स्वागत कर लेते हैं। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। बताइए आज के लिए आपके शेयर क्या हैं, उसी शुरुआत कर लेते हैं। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। शेयर्स जो है हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। तो डिफेंसिव के साथ जाने की राय रहेगी। पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे वो है HAL। स्टॉक ने जो है पोलैंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ, और ये ऐसे सेक्टर से स्टॉक आ रहा है जहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट का भी मार्केट में कम इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस में ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3785 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे, 3565 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक जो है वो मेरा रहेगा IRCTC पे। ये पूरे स्पेस में भी हमने देखा है कि ये पूरे क्वार्टर में ही हमने काफी एक अच्छा शानदार मूव देखा है। स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके काफी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। एंड क्लोजिंग में हमने देखा है कि प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो है वो एक काफी अच्छे रूप से हायर जोन्स पे टिका हुआ है। इवन अगर हम बात करें तो ये पिछले कई महीनों से आउट परफॉर्म किया है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। 1100 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 1035 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, IRCTC हमने बढ़िया तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में। इस पर आपके लिए 1100 रुपए का लक्ष्य है। और HAL भी रडार पर है शिवांगी के। राहुल घोष ने भी इसको अपनी खरीदारी के पिक के तौर पर दिया था। तो HAL और IRCTC ये दो शेयर शिवांगी की तरफ से। बाजार के प्री ओपन के लेवल्स जो है वो सेटल हो गए हैं। और निफ्टी हालांकि जो शुरुआत में दिखा उससे तो बेहतर आपको देखिएगा, 180 अंक नीचे सेटल हुआ है निफ्टी 22,340 पर। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर करीब 950 अंकों की गिरावट पर शुरुआत होने की उम्मीद है। डिम्पी, क्या करना चाहिए
गैप से ही खुल रहा है बाजार। तो देखिए गैप के साथ खुल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप दुश्मनों के एरिया में लैंड करते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कई बार दोस्तों के एरिया में लैंड करते हैं, उसको सपोर्ट कहते हैं। तो फिलहाल आज मार्केट का आप लेवल चेक कीजिए। सुबह हमने आपको बताए थे कि बैंक निफ्टी 48,000 का सीरीज का स्टॉप लॉस लगेगा, तो सीरीज के स्टॉप लॉस के पास ही खुल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको गैप डाउन उसी लेवल्स पे खुल रहे हैं जहाँ पे मेजर सपोर्ट्स एरिया है। तो 48,000 के आसपास का एक बेस बना हुआ है, इस बेस का फ़ायदा आप आज उठा भी सकते हैं। आप चाहें तो टोकन सब मनी भी ज़रूर बैंक निफ्टी लीजिएगा। ये मैं आपको इसलिए मैंने कई बार आपको एग्रेसिव होकर नहीं बताया, हमेशा मैं थोड़ा पैसिव होकर बताता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा आप 1 लॉट 2 लॉट निफ्टी का देख लेना, प्लस कर लेना, भले ज़्यादा नहीं करना, लेकिन 1 लॉट 2 लॉट बनते हैं बैंक निफ्टी के इस स्तरों पर आके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी भी 22,300 के आसपास खोल रहा है। हमने सुबह भी आपको माफ़ कीजिए यही बात बताया था कि 22,300 का एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको प्लस कर लेना चाहिए, 22,200 का स्टॉप लॉस डाल देना। इसके अंदर भी आप 1 लॉट चाहो तो ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार के अंदर ड्रैगिंग या गिरावट और नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपसे 1 लॉट 2 लॉट की बात बोल रहा हूँ 10 में से। ये मैं रेशियो बता रहा हूँ आउट ऑफ 10। तो आप 20%, 10%, 20% ज़रूर इस बार की पोजीशंस के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेट करो। अभी तक का इतिहास ये कहता है कि जो भी वॉर की खबर आती है वो पहले दिन या दूसरे दिन तक डिस्काउंट होती ही जाती है और उसके बाद मार्केट एक छोटा मोटा पुल बैक दे देता है। इन दोनों के फॉल के बाद पीसीआर भी ठीक है और वैसे भी एफआईज अभी बाहर नहीं गया और मेरे को लगता नहीं भारत से बाहर जाएंगे अभी, तो वैसे तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं। ये हम खुल्ला आपके साथ बोल रहे हैं। लेकिन अगर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के आप काम करते हैं और उनसे ही करना पूछ के, तो ज़रूर आप उन्हीं से ही पूछ के काम कीजिएगा। हम सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पर है, डाटा के बेसिस पर ही आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं। 1 से सवा मिनट बाद बाजार खुल जाएगा। मैं आपको वही 3 शेयर वापस से दिखाऊंगा। रिलायंस दिखाऊंगा, टीसीएस दिखाऊंगा और एचडीएफसी शुरुआत में दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम और शेयर्स पे भी नज़र डाल देंगे कि हाँ बाजार में आज बढ़ने गिरने वाले शेयर कौन कौन से हैं। स्क्रीन पे वाले वो तीनों शेयर्स लेके आइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की गिरावट सिर्फ 12 रुपये की, तब मैंने आपको दिखाया था तो 5% नीचे था। टीसीएस फ्लैट खुल रहा है, ये बढ़ भी सकता है। 1 से 1.5% की गिरावट एचडीएफसी बैंक की है, तो ये जस्ट 1500 के नीचे खुल रहा है। 1360, 1370 तो बहुत दूर है इसका मेजर सपोर्ट एरिया, तो उससे पहले भी रिवर्सल होने के चांसेस हैं। तो 3 शेयर मेरी हेल्प के लिए, 3 में से मैं आप मेरे से पूछेंगे आप मार्क्स कितने देंगे, मैं बोलूँगा 3 में से 2 मेरे फेवर में आके खड़े हुए हैं। एक तो रिलायंस के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं है, दूसरा टीसीएस के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं है, मार्केट की वेटेज के तौर पर काम करेंगे। एचडीएफसी है इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा परसेंटेज में भी ज़्यादा नीचे दिख रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का रिवर्सल आती मेरा काम बन जाएगा, तो मैं बैंक निफ्टी भी चेक कर लूंगा। इस बीच आ जाते हैं जरा बढ़ने और गिरने वाले शेयर कौन कौन से मार्केट के अंदर। 29 सेकंड बाद आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग भी मिल जाएगी। मैं फिर से बोलूंगा 1-2 लॉट अगर आप काम करना चाहें तो बिल्कुल आप कर भी सकेंगे इसमें। हिंडाल्को बढ़िया खुलेगा, ओएनजीसी बढ़िया खुलेगा, श्रीराम फाइनेंस बढ़िया खुलेगा। 50 में से 3 शेयर ऐसे हैं जो आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं, लेकिन 47 शेयर ऐसे हैं जो नुकसान के साथ खुलेंगे। टाटा के दोनों शेयर, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स, आज आपको कमजोरी के साथ शुरुआत में दिखेंगे। तो अब तो समय ही हो गया मार्केट खोलने का, चेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आज आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा इस पूरे फॉल को रोकने के लिए, वो नॉन क्रूड वाला हिस्सा भी है। 200 पॉइंट की गिरावट और 22,300 के ऊपर हमने ओपन किया। 22,300 को मेंटेन करने की कर रहे हैं कोशिश। 48,000 का एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी उसको जल्दी जल्दी नहीं तोड़ेगा ऐसा लगता है डाटा देखकर, इसलिए 48,200 हो गया। खुलते ही अगर आपने प्लस किया तो 40 पॉइंट आपने निफ्टी के अंदर जोड़ लिए, और अगर खुलते ही आपने बैंक निफ्टी प्लस किया है तो करीब 150 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी के भी जोड़ लिए। ये मैंने आपके सामने खुल्ला आज हमने डंके की चोट पे कहा कि खुलते ही एक बार पोजीशंस लेने में समझदारी, क्योंकि दोनों सपोर्ट एरियाज पे खुल रहे हैं। आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन उतनी फेवरेबल नहीं है, सिर्फ 151 शेयर हैं, 1800 शेयर आपको डाउन में दिखेंगे, लेकिन मेरे को बड़े शेयरों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। आज मेरे लिए मिड कैप का डे ही नहीं है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, मेरे लिए मिड कैप का डे आज का दिन नहीं है। आज मैं सिर्फ बड़े शेयर्स को चेक करूंगा और उसी में ही अपनी पोजीशंस देखना चाहूँगा। पहले मैं टॉप गेनर्स आपको फिर से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हिंडाल्को दिखाइए जरा, ओएनजीसी दिखाइए, श्रीराम फाइनेंस दिखाइए, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस भी जरा दिखाइएगा आज सभी शेयर्स में। ये हिंडाल्को आप देख पा रहे हैं 2.5% ऊपर है, ठीक जी। तो एक शुरुआती जो एक ब्लिप आता है, जो आपके पास अकाउंट में पैसा आता है, वो 100-150 पॉइंट आप के अपने अंदर लेके आ चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक जी। अब आपने अपनी बाइंग का ही स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए और वॉल्यूम कम करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। मार्केट में एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं चल रही है। टीसीएस का एक बार शेयर में जरा
स्क्रीन पे दिखाना, इन्फोसिस दिखाओ, विप्रो, एचसीएल टेक दिखाओ। आज थोड़ा लीक से हट के चेक करो मार्केट को। आज रूटीन मार्केट चेक करने का नहीं है, आज पॉकेट टू पॉकेट चेक करने का, क्योंकि हर पॉकेट के साथ कोई ना कोई न्यूज़ है। आज ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स भी दिखाना स्क्रीन पर। अभी ये टीसीएस आप देख पा रहे हो सिर्फ 13 रुपये नीचे है। दिखाइए इन्फोसिस, दिखाइए विप्रो, दिखाइए एचसीएल टेक। इन सब में गिरावट 1% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और रिवर्सल में सबसे पहले इन्फोसिस और टीसीएस का नाम आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आप सोच लीजिएगा बाजार अपने आप को रोक लेगा यहाँ पे। अगर ये नहीं लाते हैं तो फिर थोड़ा संभल जाइएगा, फिर थोड़ा रुक जाएंगे हम। दिखाइए जरा ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज, ओएनजीसी ये भी दिखा सकते हैं आप, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये भी दिखाइए आप। इन सभी शेयर्स को दिखाइए। थोड़ा क्रूड वाला फैक्टर चेक कर कि बाजार में इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है। 2 ही 3 चीज़ें हैं बस, इससे मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आज मार्केट के अंदर। मैं शांति से बैठूंगा और अगर कोई लेवल्स मेरे को मिलेंगे, मेरे कंफर्ट के लेवल मिलेंगे तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो मैं रुका रहूंगा। ठीक जी, एक राउंड की मैं ऑलरेडी 1-1, 2-2 लॉट पोजीशन ले चुका हूं आपके सामने ही, आपको बोल के, आपके साथ ही कह के। और मैंने बता दूं फिर से, हमने कोई पोजीशन ली नहीं बटे वर्चुअली आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स। पहले जो मैंने 4 शेयर्स के नाम लिए उसमें से 3 टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, थोड़ी चली हुई हैं तो प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है और कुछ भी नहीं है। ठीक, 128 शेयरों का एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको बता रहा होगा और 19 शेयर हैं। मैं जरा इस लीग से हट के थोड़ा सा आपको 100 शेयर्स भी बता देता हूँ निफ्टी के। उसमें आप नेस्ले इंडिया को भी दिखाइए, भारतीय एयरटेल को भी दिखा सकते हैं स्टार्टिंग में ही आप। यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिखेगी। और जो गिर रहे हैं उसमें एक रेलवे काउंटर है IRFC, जोमेटो 2% नीचे है और जियो फिन भी आज आपको 3% नीचे दिखेगा। मैं थोड़ी एक और नॉच के ऊपर चला जाता हूँ, मैं 200 वाली कैटेगरी में जाके चेक कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पर फोर्टिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और नेस्ले इंडिया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे दिखा है। टॉरेंट पावर के अंदर 5% की गिरावट है, ध्यान रखिएगा। टॉरेंट ग्रुप को लेकर मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग। कल भी एक बड़ा वीडियो मार्केट के अंदर यूट्यूब पे घूम रहा था टॉरेंट ग्रुप के रिगार्डिंग। वेदांता में आज 50 वीक हाई टेस्ट किया है और उसमें फॉल ज़्यादा नहीं है। सुबह भसीन साहब आपको बता रहे थे। दिखाइए जरा आप टीसीएस और इन्फोसिस, जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा और आईटी आपकी हेल्प करेगा। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए टीसीएस को और एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए इन्फोसिस को। ये इन्फोसिस आ गया हरे निशान में, एक बार जरा टीसीएस भी दिखाइए, टीसीएस भी आ गया हरे निशान में। तो ये आपको सिर्फ पकड़ना है पॉकेट टू पॉकेट की कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पूरा बाजार खरीदा नहीं जाएगा, पूरा बाजार बेचा नहीं जाएगा। बॉस बहुत ध्यान से आज ट्रेड करने का समय है। नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स, फिर अभिषेक आपके सामने रखेंगे आज के ओपनिंग के सौदे। तो जी हाँ, पिछले से 5 मिनट में देखें तो कुछ आईटी काउंटर्स हैं जहां पे निचले स्तरों से एक अपटिक ज़रूर आया है। जैसे कि डिम्पी जी बता रहे थे कि टीसीएस अब हरे निशान में आ गया, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी निचले स्तरों से अच्छी बाइंग वहां पे आई है। पर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे लाजमी है कि गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, 2-2% जो है गिरते हुए नजर आए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स। और कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो कि एक्शन में हैं। गिरावट वाले शेयर्स आपके सामने रख देते हैं तो खास तौर से स्पार्क, यहाँ पे हम लगातार इसकी गिरावट हाईलाइट कर रहे हैं। आज कंपनी की एक कॉन कॉल भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो नजर रखेंगे। सुजलॉन एनर्जी 5% का लोअर सर्किट, वेल्सपन कॉर्पोरेशन यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट, 5% का गिरावट। इंडो काउंट यहाँ पे लगभग 6% की गिरावट हम देख रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे गिरावट काफ़ी हावी हो रही है। NBCC यहाँ पे देखिए आप करीब 7% की गिरावट है और MMTC यहाँ पे भी 6% की हम गिरावट देख रहे हैं। तो कई सारे PSUs जहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा था वैल्यूएशंस के रिगार्डिंग, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो रही है। पर कुछ बढ़ने वाले शेयर्स में ध्यान रखिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली की काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है, यहाँ पे लगभग 2.5% की तेज़ी देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे भी 2% की तेज़ी है। FPO में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसी खबरें आई थी पिछले सत्र में और उसके बाद देखिए एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पे। और एस्टर डीएम 100 रुपये से ज़्यादा के भी डिविडेंड्स का ऐलान किया है कंपनी ने, यहाँ पे भी लगभग 10% की हम तेज़ी देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स, CSB बैंक क्योंकि गोल्ड लोन रिलेटेड कंपनी है 1% की यहाँ पे तेज़ी है। ONGC में लगभग 1% का उछाल है। चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स यहाँ पे भी लगभग 1.5% की हम तेज़ी देख रहे हैं। मोटा मोटी कहें तो गिरावट वाले शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर जी हाँ कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स खबरों के दम पे तेज़ी भी आज ज़रूर दिखा रहे हैं। अभिषेक को गोल्ड भी आप जोड़ लीजिए, अपडेट इनके अच्छे आए थे और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 4 से 5% के आसपास की तेजी है। लेकिन अब 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हो गई है निफ्टी में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से प्रेशर आज ज़्यादा है।
अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे एनएसई के शेयरों पर तो 2000 जो शेयर है वो लाल निशान में है और सिर्फ 119 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 22,300 को बचाने की कोशिश करता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,000 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। 550 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में, यानी कि रिकॉर्ड हाई से तकरीबन 1000 अंकों गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। हालांकि अगर आप निफ्टी के शेयरों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, वहां पर रिकवरी अच्छी है और जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। शुरुआत 2 शेयरों के साथ हुई थी, अब 5 शेयर बाकायदा हर निशान में आकर ट्रेड कर रहे हैं। तो आईटी से थोड़ा सा आपको सपोर्ट आज मिलेगा और हो सकता है कि रिकवरी थोड़ी सी और बढ़े, क्योंकि नतीजे तो अच्छे हैं, ये सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर ये शेयर टूट रहे हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट से अब ये जानते हैं कि आपके लिए शुरुआती कारोबार में ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। आदित्य, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं, कौन से शेयर आप खरीदेंगे अभी? देखिए अभिषेक जी, मेरे हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्री एक अच्छा कैंडिडेट है। बुलिश पैटर्न बन रहे हैं स्टॉक में और इस दमदार मंदी में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है। तो एक्साइड के साथ जाएंगे, 411 में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 397 का और टारगेट रहेगा 420 से लेके 430 का। 420 से लेकर 430 के टारगेट, 430 रुपए के टारगेट आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में मिलते हुए दिखेंगे। बेहतरीन 3.5% के आसपास की तेजी है। वायदा बाजार का ये टॉप गेनर है शेयर आदित्य के रडार पर। शिवांगी जी, आपके कन्विक्शन कहां पर है, आपने क्या स्पॉट किया अपनी ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है KEI। इनफैक्ट हमारे रडार पे भी था लास्ट वीक से। इस स्टॉक ने एक काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक ब्रेकआउट दिखाया है एंड हायर जोन्स पे होल्ड भी कर रहा है। पूरे मार्केट वीकनेस के बावजूद भी ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, तो स्टॉक ओवरऑल काफी अच्छा है। एंड जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है अराउंड 4070 के, 3830 के एक स्टॉप के साथ। 4070 रुपए के टारगेट KEI इंडस्ट्रीज के लिए आपको अभी नीचे की तरफ थोड़ा सा कंफर्ट भी दे रहा है। 2% फिलहाल ये शेयर नीचे है, लेकिन आपको इस पर खरीदारी करके चलनी है। KEI इंडस्ट्रीज ये मोमेंटम वाला शेयर है, यहाँ पर हम तेजी देख भी रहे थे पहले भी। संतोष जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है, आपका भरोसा कहां पर है, खरीदना है या फिर कुछ बिकवाली वाले सौदे भी आपके पास हैं? नहीं, मेरा भी फोकस बाइंग पे रहेगा। मेरा भी फोकस एक्साइड पर था, क्योंकि एफ&ओ बैंड से बाहर आया। नॉर्मली कोई स्टॉक एफ&ओ बैंड से बाहर आता है तो और तेजी बनती है। इसके अलावा मुझे एल&टी टेक्नोलॉजी पर, आईटी स्टॉक्स में तेजी आई है, तो एल&टी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग काउंटर था, एक पुल बैक के बाद 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर टारगेट रहेगा 5700 का, स्टॉप लॉस रहेगा 5550 का। संतोष जी, आपने कौन सा शेयर बताया? एल&टी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टारगेट रहेगा आपका 5700। एल&टी टेक्नोलॉजीज, करेक्ट, ठीक है। एल&टी टेक्नोलॉजीज ये है संतोष जी के रडार पर शेयर। तो आपको 3 के 3 ओपनिंग ट्रेड्स मिल गए और तीनों के तीनों खरीदारी वाले ही शेयर आपको मिले हैं। भले ही शेयर नीचे है लेकिन आपको खरीदारी करने की ही सलाह दी जा रही है। गौरांग सर, आपके पास आएंगे और हम देख रहे हैं कि आज ना मतलब जहाँ पे शुरुआत हुई है वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन देख नहीं रहे हैं, क्योंकि 180 अंक नीचे है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, 570 अंक नीचे है, 48,000 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं। लेकिन गौरांग सर, अगर आपसे हम प्योरली अगर हम निवेश के लिहाज से पूछें, एक शेयर अगर इस गैप में जो नीचे की तरफ आज थोड़ा सा लग रहा है और इसमें शुक्रवार को भी अगर जोड़ लें तो फिर थोड़ा सा और कुशन बढ़ जाता है, आपके हिसाब से खरीदारी कहाँ पर करनी चाहिए? अभिषेक, ऐसे बाजार में आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। खाली एक ही है कि आपके पास आपकी विचारधारा क्या होती है और आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी होती है। और ये जो नीचे की तरफ के दायरे से शुरुआत हुई बाजार में, मेरे ख्याल से मौका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम उभरेंगे यहाँ से और निर्णायक तरीके से ऊपर के तरफ के स्तर भी हम देख सकते हैं। और ये भी याद रखें, हमने कुछ ही समय पहले इजराइल और हमास
को लेकर के एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी थी, उसके पहले यूक्रेन रशिया, और उसके बीच पीछे ही पड़ी रहेंगी मेरे शो के बीच में भी। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे ख्याल से इस प्रकार की गिरावट आती है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, और अगर विकल्प के रूप में कहीं एक स्टॉक में निवेश करना है ये गिरावट को देखते हुए, मेरे ख्याल से टाटा मोटर एक बेहतर विकल्प होगा। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और राय भी दी है। मार्केट के अंदर बेस तो बन गया है, 22,300 को प्रोटेक्ट अच्छे से कर रहा है। और अगर आपको मैं निफ्टी का लो बताऊं, आज का लो है 302 का, और हमने अब सुबह आपके लिए 22,300 ही एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे आके बाय जोन है और 200 पे आके रुक जाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो आपके पास 40-50 पॉइंट अगर लो से पकड़ा हुआ है, तो नहीं पकड़ा हुआ है तो आपके पास रेंज का है। अभी थोड़ा वेट भी करो। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स दिखाओ जरा, 8 पर ऊपर आया हुआ है। ये इंडिया विक्स ने यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए। ये अगर इंडिया विक्स थोड़ा भी नीचे आ जाए और एडवांस डिक्लाइन वो भी दिखाना जरा, F&O वाली भी, उसके अंदर थोड़ा भी बदलाव हो जाता है ना, काम हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूँ, आज ना मेरे को निफ्टी में थोड़ा कम डर लग रहा है। मेरे को बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत क्रिटिकल है इस समय सिचुएशन। अभी वो ICU में है। मैं एक बार को तो निफ्टी को तो वार्ड में भेज सकता हूँ, लेकिन अभी बैंक निफ्टी को नहीं भेज सकता वार्ड में। थोड़ा क्रिटिकल है बैंक निफ्टी इस समय, क्योंकि वो बार बार ना अपने इंट्राडे ना केवल लो को टेस्ट कर रहा है बल्कि डिप दे रहा है और उसको फॉलोअप नहीं मिल रहा है। तो बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरी आके रुकी हुई है। अदरवाइज नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऑप्शंस के ट्रेडर्स को भी बोलता हूँ कि अभी खुल के आप कॉल्स चेक करो 48,000 की और 22,300 की, हो सकता है आपको वहाँ पे अच्छे ट्रेड मिल जाए। बट थोड़ा मेरे को बैंक निफ्टी पे रोकना पड़ रहा है अपने आप को। एडवांस डिक्लाइन भी दिखाना है F&O वाले, जिसमें टोटल शेयर्स आपके पास आते हैं। अगर मैं भी आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो इस समय 133 शेयर के अंदर शॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें अनवाइंडिंग जोड़ दूंगा 48 शेयर्स, तो आपको 168 शेयर्स दिख जाएंगे आपको, और सिर्फ 12 शेयरों का एडवांसेस है। ये ना एक्सट्रीम है। आप मेजोरिटी हिस्सा तोड़ के बैठे हो इस समय। थोड़ी भी ठीक हुआ ना तो ये 12 शेयर अगर मान लो से 50 भी हो गए तो अब बेस का काम बनेगा, और कुछ नहीं। चलेगा नहीं चलेगा वो सब गलत बात, अलग बात है, ठीक जी। लेकिन बेस बन जाएगा, जिसकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है आज बेस बनाने की। आज डे ऑफ अ बेस है। आज भले चले ना चले मार्केट में को उसमें ज़रा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मेरे को आज बेस बन जाए इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। खैर एनी हाउ, मैं कुछ और स्टॉक्स पता करता हूँ मार्केट के जो फ्लेवर में कई बार बोलते हैं ना आपकी गिरा। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, ये जो 4,000 वाली स्ट्राइक थी ना TCS की, प्रोड्यूसर साहब दिखा पाओगे? TCS लिखना, 4,000 लिखना, अपने आप ही आपके पास आपके टर्मिनल पे उसका रेट आ जाएगा। क्लिक करना, रेट दिख जाएगा। नहीं दिखा पाओगे तो चलो मैं यहीं से बता देता हूँ। 111-112 का उसका हाई लगा हुआ है और आज लो था 62 रुपये, खुला था वो 100 रुपये। तो खुलने के बाद उसने नया हाई बनाया, हरे निशान में भी चल रही 4,000 वाली कॉल। तो जिसके पास भी प्रॉफिट्स होना कॉल्स के, वो चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे, या तो बुक करना चाहे तो बुक भी कर सकता है। ये वो 4,000 वाली कॉल है, 8% ऊपर आई हुई है। ये आज खुली ऐसे नहीं थी, ये खुली नीचे ही थी, क्योंकि TCS भी नीचे ही था, ठीक है ना बॉस। ये हमने आपको हरे निशान में नोटिस करवा दिया। मैं कोई भी इधर उधर का ट्रेड आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं सारे वही ट्रेड रखूंगा जिसपे मेरा कन्विक्शन हाई है और जो मैं पहले भी आपको नोटिस करवा रहा था। बट एनी हाउ, आगे आ जाते हैं। कुछ एक और शेयर्स जरा मैं चेक करवाता हूँ आज के मेहमानों से। शिवांगी हमारे साथ है। शिवांगी, एक दो शेयर जरा मैं आपसे पता करता हूँ, जरा देखिएगा उसको। आज जहाँ पे कन्विक्शन हाई दिख रहा है ना मेरे को, एक जरा ONGC चेक करना। ONGC आपको ठीक लग रहा है क्या ट्रेड? जी डिम्पी जी, ONGC आज के ओपनिंग के बाद एक ऐसा स्टॉक है जो स्टेबल नजर आते हुए दिख रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है पिछले 17-18 दिनों से कंसोलिडेट किया है एट वन जोन, और स्लाइटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, पर ओवरऑल जो है मोमेंटम स्लाइटली मिसिंग है। बट अच्छी बात ये है कि ऐसे बाजार में ये स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इसका यही इंडिकेशन है कि थोड़े बहुत स्टेबलनेस के बाद ये स्टॉक जो है 280 तक के लेवल्स के लिए तैयारी कर रहा है। 265 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, जो कि इसका एक बैंड का लोअर जोन्स है, जिसको ध्यान रखने लायक है। दोनों के अंदर जो डाइवर्जेंस है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा टूट भी रहा है, कोई सपोर्टिव एज नहीं है, लेकिन निफ्टी का सपोर्टिव एज है, इसलिए ये चीज़ आप नोटिस करते जाना। हाँ बॉस, ये डाइवर्जेंस भी है। आज थोड़ा ना मल्टीपल फोल्ड पे काम करना पड़ेगा आपको आज, अगर आपको आज में मार्केट में ट्रेडर लेना। अगर नहीं लेना तो बैठ जाओ शांति से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक जी। आगे आ जाएँ।
ये जो टाटा केमिकल्स है ये 5% नीचे आ गया। ये बढ़िया शेयर था, लेकिन किसी वजह से, ग्लोबल टर्बुलेंस की वजह से ये फिर से 5% नीचे है। एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए, कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से पता करते हैं। कुणाल जी जरा चेक करना, ये शेयर तो 1180 का हो गया था, ये वापस 1080 आ गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है या फिर थोड़ा दूरी बना ले फिर से? डिम्पी जी, ऐसे में मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ही है। 1090 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन और आता है 1060 तक, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक हमें 1200 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह है। 1060 पे एक सही सपोर्ट काउंटर को मिल सकता है, एंड वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करके ही चलने की सलाह है एट 1060। ठीक है, डन। इस बीच 22,300 के लेवल को तोड़ने की अटेम्प्ट ले रहा है निफ्टी। ये मैं आपको फिर से इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी ड्रैगिंग की बड़ी वजह बैंक निफ्टी बन रहा है। अब वो करीब 600 पॉइंट है। मैं फिर भी वेट एंड वॉच करने के लिए रुका हुआ हूँ कि ठीक है कि उस लेवल हमको स्टेबिलिटी दिखा दे। एक बार जरा स्मॉल और कैप भी दिखाइएगा आप सर स्क्रीन पर ना, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंटिमेंटली इम्पैक्ट वहीं से आता है। सेंटिमेंटली जो इम्पैक्ट आता है, निफ्टी नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो आप देख रहे होंगे 3% है ये भी, और ये ऑलमोस्ट डेज लो टेस्ट कर रहा है। सेम मिड कैप भी डेज लो टेस्ट कर रहा है। ऑलरेडी मैंने अभी आपको एडवांस डिक्लाइन भी दिखाया था एफ&ओ का, जैसे सिर्फ 12 ही शेयर ऊपर थे, तो मेजॉरिटी हिस्सा ना जैम पैक टूटा हुआ है। आज सपोर्टिव एंड ढूंढना पड़ रहा है थोड़ा सा। देखते हैं वो कब तक हमारी कौन हेल्प करने के लिए आता है सामने। आईटी का एक बार आईटी इंडेक्स दिखाओगे, अलग अलग शेयर मत दिखाना, निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाओ, तो उससे से आपको आइडिया लगेगा कि सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस के हाथ में बाजी है। नहीं, सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जो 126 पॉइंट की गिरावट है। डन, थोड़ा वेट करते हैं थोड़ी और चीज़ों के लिए। मैं कोई जल्दबाजी नहीं उठाऊंगा मार्केट के अंदर, बट मैं थोड़ा वेट करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहूँगा। बस मैं इतना पॉइंट आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। आदित्य के चलते हैं, एक दो शेयर जरा और पता करते हैं। आदित्य, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नीचे आ रहा है वापस से, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये और टूटेगा सेल? डिम्पी जी, जैसा हमने फ्राइडे में देखा, एक अच्छा शॉकर देखने को मिला कमोडिटी मार्केट में, जहां पे DXY में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली, तेजी देखने को मिली। वहां पे प्रेशियस मेटल में अच्छी गिरावट आई, बेस मेटल में गिरावट आई, कॉपर में, पर आज एल्यूमिनियम अच्छा करे, तो वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बट मेरे हिसाब से इसमें सही रणनीति ये रहेगी कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी थोड़े नीचे के लेवल बन सकते हैं, बट स्टॉक पे ओवरऑल नजरिया पॉजिटिव है। इसका अक्यूमुलेशन रेंज रहेगा 150 से लेके 140 का। इसमें स्टॉक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय दे, बाजार को स्टेबिलिटी का समय दे, तो वापस अपने ये न्यू हाइस को टच कर सकता है 155 से लेके 160। ठीक है, तो 155 से 160 फिर से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है सेल, तो यहाँ पे रखिए आप नज़र पर। गौरांग जी, आपसे एक बार वोडाफोन आइडिया पे राय जानना चाहूँगी क्योंकि कई सारे अनाउंसमेंट्स रिसेंटली इस पे आ रहे हैं। एक बड़ा FPO 18,000 करोड़ का कंपनी लेकर आ रही है, और साथ ही पिछले सत्र में हमने देखा था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बड़े इन्वेस्टर्स अब जो हैं इस FPO में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि GQG कैपिटल और साथ ही SBI म्यूचुअल फंड। आपकी क्या राय है, क्या इस FPO के बाद कुछ तस्वीर बदलती हुई दिख सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए, और क्या ये 12-13 के भाव पे आपको अट्रैक्टिव लगता है? दृष्टि, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जब ये 18,000 करोड़ की बात आई थी FPO को लेकर के, और स्तर करीबन 12 या 10 या 11 रुपए का फ्लोर बना है, मैं हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर था और मैंने स्पष्ट रूप से किया था कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 20,000 करोड़ 10,000 करोड़ पूंजी जुटाने की बात की है। ऐसी पूंजी से होगा क्या सृष्टि, जब आपके बैलेंस शीट पर जो डेट खड़ा है वो इतना बड़ा है कि आप उसका 10% भी हिस्सा FPO के माध्यम से बोरो नहीं कर रहे हो। 18,000 करोड़ इज लेस देन 10%, 10% से कम है, क्योंकि डेट बैलेंस शीट पर करीबन 2 लाख करोड़। पहली बात। दूसरी बात, आप अभी भी 4G में जी रहे हो, जबकि दुनिया 5G और आने वाले समय में 6G की बात कर रही है। तीसरी बात, आप निरंतर महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो रही है, घटौती हो रही है, क्योंकि आप
भेंट के रूप में भारतीय और जियो को अपने उपभोक्ता दे रहे हैं। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसी कंपनियों पर हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बुनियादी तर्क पर कोई आसार नजर नहीं आते। और अगर आपको सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में निवेश करना ही है तो भारतीय एयरटेल और जियो बेहतर विकल्प है। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, ऐसे तो मैं आगे बढ़ते हुए टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको आप और हम जो टैरिफ्स भरते हैं इन सब कंपनियों को, उसमें 10-15% का इजाफा होने की पूरी संभावना है। ओके तो वोडाफोन आइडिया अभी भी यहाँ पे भरोसा नहीं आ रहा है गौरांग जी का, और साथ ही टैरिफ हाइक जल्द ही होने वाला है, ऐसा सभी कंपनीज और ब्रोकरेजेस का भी मानना है। गौरांग जी भी कह रहे हैं कि 10 से 15% अब टैरिफ बढ़ सकते हैं, पोस्ट इलेक्शंस इसकी संभावना आ रही है। हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है, पर जी हाँ, एज एन इन्वेस्टर आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है अगर आप इन सिलेक्ट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। इस बीच अगर मार्केट्स को देखें तो निफ्टी बैंक 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, निफ्टी 50 में करीब 250 अंकों की गिरावट है। पर ब्रेथ ऑफ द मार्केट आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि एनएससी में 100 से भी कम स्टॉक्स हैं जहाँ पे फिलहाल आप तेज़ी देख रहे हैं, गिरने वालों की संख्या 2000 से भी ज़्यादा है। वहीं एनएससी की बात करें तो मात्र 400 शेयर्स हैं जो कि फिलहाल हरे निशान में अपने आप को होल्ड करने में कायम हैं। वहीं 2700 से ज़्यादा काउंटर्स हैं जहां पे गिरावट हावी हो रही है। कई सारे स्टॉक्स है क्रॉस द बोर्ड हम सेलिंग होते हुए देख रहे हैं, और जो सुबह हमने बढ़त देखी थी जैसे कि एक्साइड 6% ऊपर था, वो फिलहाल 3% ऊपर है। हिंडाल्को 2% की तेज़ी, यहाँ पे 1.5% की तेज़ी रह गई है। तो बहुत ही जो तेज़ी भी दिख रही थी हमें शुरुआती ओपनिंग टिक में, वो भी सस्टेन नहीं हो रही है। एक बार आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो काउंटर्स में कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल लग रहा हो कि जहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स वन ऑफ द टॉप लूजर्स इन निफ्टी, आज 3% की यहाँ पे गिरावट, एमएनएम भी कमज़ोर हो रहा है, और साथ ही मारुति सुजुकी एक अच्छे रनअप के बाद, क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ मौके हैं शॉर्टिंग के? शशि जी, मुझे लगता है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा इंडिसाइसिव है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज आ रही है। तो जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स है वो निफ्टी के ही ट्रेंड में चल रहे हैं इन टैंडम। तो जो इंडेक्स का ट्रेंड तय होगा उसी के साथ सेक्टर्स और स्टॉक्स का ट्रेंड तय होगा। आज की स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट के हिसाब से मैं मानता हूँ कि शायद सेलिंग थोड़ी सी परसिस्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा कन्विक्शन सेल नहीं है, बट एक सेल व्यू बना सकते हैं हम टाटा मोटर्स पे एट करंट लेवल्स ऑफ 985। स्टॉप लॉस रहेगा 1025 का, और टारगेट रहेगा 950 से लेके 930 का। ठीक है, 950 930 के टारगेट्स जो हैं टाटा मोटर्स में आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे 1000 के स्तर फिर से एक बार सस्टेन नहीं कर रहा है ये काउंटर, इस पे एक बार आप नज़र ज़रूर रखिए। पर संतोष, एक बार आप रियल एस्टेट काउंटर्स पे भी राय दीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉकेट्स जहाँ पे फंडामेंटल रीजंस के चलते एक अच्छा रनअप हमने देखा, पर टेक्निकल पैरामीटर्स पे कुछ कमज़ोर दिख रहे हैं। कोई रियल एस्टेट काउंटर, क्योंकि डीएलएफ में देख रही थी यहाँ पे 3% की कमज़ोरी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ज़बरदस्त रनअप इसमें भी हमने देखा, यहाँ पे भी 2% की कमज़ोरी है। कोई स्टॉक देखिए डीएलएफ में अब 4% की कमज़ोरी हो चुकी है, जब मैंने चेक किया था तो 3% थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी 2% की गिरावट है। कोई स्टॉक जो कि रियल एस्टेट पैक से आपको शॉर्ट के लिए पसंद आ रहा है? इस टेक्निकली देखें तो डीएलएफ और रियलिटी दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसले हैं। डीएलएफ अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। हालांकि ऑलरेडी स्टॉक 4% गिर चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो उसके लिए 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे अगर आता है तो शायद 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली ओबेरॉय रियलिटी की बात करें तो ये भी अपने 20 एवरेज के नीचे शायद 1420 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ऊपर में 1475 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आपको इस कमजोरी में बाइंग स्टॉक ढूंढना है तो मुझे लगता है ब्रिगेड पे नजर रखना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, यहाँ पे ज्यादा कमजोरी नजर नहीं आ रही है, मार्केट में रिकवरी आती है, ये स्टॉक लीड कर सकता है रियल एस्टेट स्पेस में। ठीक है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन नजर रखिए बाजार पर भी, क्योंकि गिरावट बढ़ गई है। निफ्टी में कमजोरी हो गई है अब 250 अंकों की, और 1% से ज़्यादा की कमजोरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 625 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 47,900 के पास आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स से 800 अंक नीचे,
लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स से 3.5% नीचे, और अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे तो 1200 अंकों की भारी भरकम गिरावट मिड कैप इंडेक्स में दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 100 शेयर सिर्फ इस वक्त हरे निशान में एनएससी के जो शेयर्स हैं, और 2085 यानी करीब 2100 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा था कि टीसीएस के साथ साथ, टीसीएस के पीछे पीछे अगर आप कहें ज़्यादा बेहतर है, एचसीएल टेक और इन्फोसिस भी हरे निशान में आए, लेकिन अब ये दोनों शेयर फिर से लाल निशान में फिसल गए हैं। इन्फोसिस और एचसीएल टेक, टीसीएस में 0.25% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, और निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी घट रही है। अब मामूली तेजी के साथ नस्ते हरे निशान में, किसी वक्त वो भी लाल निशान में आ सकता है। तो हिंडाल्को, ओएनजीसी और टीसीएस ये शेयर आज थोड़ी सी मजबूती के संकेत हमें दे रहे हैं, लेकिन बाजार का जो माहौल है थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन इस कमजोरी वाले माहौल में जरा कुछ ऐसे शेयरों को देखते हैं जहां पर फंडामेंटली या फिर हम ये कहें कि मौके के हिसाब से ज़्यादा कमजोरी नहीं आनी चाहिए यहाँ से। उसमें है ये पावर वाले जो शेयर्स हैं। एक बार जरा आपसे शिवांगी व्यू चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईएक्स में करीब 4% के आसपास की गिरावट है। टाटा पावर का भी शेयर कमजोर है, 3.5% के आसपास। क्या आप मौके के तौर पर देख रही हैं? क्या कॉन्ट्रा बाइंग कहीं पावर स्पेस में आपके हिसाब से बनती है? पावर स्पेस काफी एक मोमेंटम में रहा है, एंड हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स आज मार्केट के थोड़े बहुत वोलेटिलिटी के वजह से स्टॉक्स जो है वो थोड़े बहुत डाउन है, पर ओवरऑल ये पूरा सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बार्गेनिंग हंटिंग के मौके ढूंढे। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% से ज़्यादा की गिरावट है, 3% के आसपास की, और मिड कैप इंडेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कुछ और शेयर जरा उसके बारे में जरा व्यू लेते हैं। पॉली कैब जरा आप चेक कीजिए आदित्य, क्या आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी दिखा सकता है? इसको भी हम पावर के साथ ही जोड़ के बात करते हैं कई बार। देखिए, आपने काफी बेहतरीन स्टॉक चुना है। आई थिंक पूरा वायर एंड केबल स्पेस बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, और पॉलीकैब ने बहुत शानदार रिकवरी बताई है। एक समय पे स्टॉक एट टाइम ऑफ पैनिक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3700 3800 आ गया। आज स्टॉक 5350 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो भी बैड न्यूज है इसने डाइजेस्ट कर ली है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए भी तैयार है। तो मुझे लगता है शानदार बाय है ये, इसको बाय किया जा सकता है 5350 में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 5100 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 5500 से लेके 5800। 5500 से लेकर 5800 तक के टारगेट्स आपके लिए पॉली कैब के शेयर में। अब जरा बीजेपी के संकल्प पत्र की फिर से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी की संकल्प पत्र पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर नविका कुमार ने खास बातचीत की है। बातचीत में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 70 सालों से गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, लेकिन गरीबी हटाया नहीं। People have seen what Prime Minister Modi has done for removal of poverty and for literally uplifting people from the bottom of the rung to some level which is higher so that they are better off. I would want to first of all remind the voters and the people of India that for a party which has been speaking for 7 decades about Garibi Hatao, गरीबी हटाया नहीं, मगर गरीब के बारे में बार बार बोलते हुए वोट कमाने के लिए हर चुनाव में कांग्रेस का प्रयत्न रह रहा, और इस बार भी राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। मगर इसके कॉन्ट्रास्ट आप प्रधानमंत्री मोदी जी का अटेम्प्ट देखिए। गरीब के घर में मुफ्त में अन्न मिल रही है, गेहूं मिल रही है, उनके घर में शौचालय बनाकर दिए हैं, उनके घर में नल से पानी जा रही है, जिससे महिला दूर दराज इलाका में से पानी ले आने के लिए कोशिश ना करें, और उन्हीं के घर में से उनको एसएचजी ग्रुप में काम करने के लिए और छोटे ग्रुप में महिलाओं के ग्रुप में काम करने के लिए कुछ अवसर के लिए पैसा भी दिया जाता है। आज लखपति दीदी उन घरों में से बना रहे हैं,
और इन दीदियों को हम ड्रोन चलाने के लिए भी आज ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जब गरीबी का इतने सारे पहलू हैं, उन सभी पहलू को हम अटेंड करते हुए एक घर के लिए और घर में लाडली लक्ष्मी के द्वारा जब जन्म से ही महिला के लिए बचत का अवसर दे रहे हैं और महिला बचत पत्र जो हमने 2 बजट पहले अनाउंस किया, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में प्रिवेल होता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट दे करके महिला के लिए स्पेशली उनको चांस दे रहे हैं। सो ऐसे करके घर में और आयुष्मान भारत से उनको उनके हाथों से पैसा ना जाते हुए 5 लाख तक उस परिवार को ट्रीटमेंट मुफ्त में इलाज मिलता है। ये भी गरीबी के लिए ही, गरीबी मिटाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो मुफ्त राशन, इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम का भी, आयुष्मान भारत का भी दायरा बढ़ा है, बढ़ाने का ऐलान किया है सरकार ने, अपनी संकल्प पत्र में बीजेपी ने शामिल किया है। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये खास इंटरव्यू हमने किया था, वो आपको हम सुना रहे थे, उसका छोटा सा एक हिस्सा। लेकिन बाजार में हम निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं, हल्की सी 22,300 के आसपास से फिर से निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ से थोड़ी सी कमज़ोरी ज़्यादा ही है, 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम वहाँ पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर हम व्यू लगातार ले रहे हैं। शिवांगी, आप जरा मणप्पुरम पर एक जरा व्यू शेयर कीजिए। मणप्पुरम फाइनेंस, क्या आपको ये और नीचे जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर एक या फिर एक अवसर बन रहा है? जी, मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग रहा है पिछले 20 महीनों से। वीकली ऑफ कोर्स थोड़े बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड कर रहा है अपने लोअर जोन्स को। सपोर्ट क्रूशियल पे हम देख रहे हैं वापस एक अच्छी बाइंग है। तो बिल्कुल ये मौके ढूंढे जाए बाइंग के लिए, और जो नेक्स्ट पड़ाव हम स्टॉक में देख रहे हैं वो है 200 तक के लिए। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि इस समय क्या किया जाए। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। वैसे मैं बताना चाहता हूँ तो एक बार इंडिया विक्स है, तो मैं अपने चार्ट के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों यहाँ पे आके अगर इंडिया विक्स रुक गया तो फिर एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज नहीं तो फिर पुल बैक के ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर्स जरा और चेक करवाते हैं। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुणाल परार जरा तैयार हो जाइएगा, आपसे मैं शेयर पता करता हूँ एक दो। ONGC में तो ज़्यादा दम नहीं दिख रहा, ठीक है TCS ही लेता हूँ। कुणाल, एक बार जरा मेरे को TCS की कॉल वापस से प्लस करवा सकते हो? क्या मैं 4000 की कॉल को प्लस करूँ या अभी नहीं करूँ? ये रिजल्ट का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। डिम्पी जी, रिजल्ट का इम्पैक्ट मोस्टली खत्म हो चुका है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि आफ्टर मार्केट आज रिजल्ट आता है और नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिलती है, और ऐसे कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिली है बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चला उसके बेस पे। बट यस, मैं इतना कह सकता हूँ कि रिजल्ट की जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुकी है। नाउ अगर टेक्निकल बेस पे अगर मैं कहूँ तो आप 4100 का कॉल या 4000 का भी कॉल लेके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रेजेंट लेवल से 4100 की मोमेंटम दिख रही है, और जैसे ब्रेक होता है ऊपर में 4300 तक के भी लेवल TCS में देखने को मिल रहा है। तो मैं इतना क्लियरली कहूंगा कि TCS आप 4000 की कॉल लेके भी चल सकते हो, TCS आप कैश में भी लेके चल सकते हो। अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है आदित्य, आप जरा एक शेयर चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने रखता हूँ। उस शेयर का नाम है हिंडाल्को, तो नहीं कर पाएंगे काम उसमें। एक ल्यूपिन जरा चेक करना, ल्यूपिन, आपको ल्यूपिन ठीक लग रहा है क्या? जी डिम्पी जी, मुझे लुपिन अच्छा लग रहा है, काफी आउट परफॉर्मर है बाजार का आज, और पैटर्न्स वॉल्यूम्स बेहतरीन है, तो लुपिन को एक्चुअली बाय कर सकते हैं 1630 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1610, और टारगेट रहेंगे इसमें 1650 से लेके 1670। ठीक है, मैं एक ना इंडिया विक्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, मैं क्यों इंडिया विक्स दिखाना चाह रहा हूँ, और उसका आर्ली बेसिस पर दिखाऊंगा आपको मैं। एक बार ज़रा प्रोड्यूसर साहब मेरी स्क्रीन को ज़रा आप शेयर कीजिएगा,
मेरी वाली स्क्रीन को शेयर कीजिएगा इंडिया विक्स की। मैं उसमें एक चीज़ आपको सिर्फ नोटिस करवाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन बिटवीन आपको जरा हम शेयर्स के बारे में और बता देते हैं। अगला सवाल मैं लूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे। एक बार ज़रा कुणाल जी आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। जब तक आप देखिए मैं ज़रा इंडिया विक्स के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ। ये इंडिया विक्स का जो मैंने अभी चार्ट आपके सामने रखा था, अभी वापस से ले आएंगे प्रोड्यूसर साहब। ये ना आर्ली बेसिस पर है, यानी कि हर एक घंटे की कैलकुलेशन है इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं 200 दिनों के एवरेज से टकरा रहा है वापस से। एक बार इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन है मार्च का। ये मार्च के बाद पहली बार इस रेड लाइन को टच कर रहा है। ये 200 दिनों की एवरेज लाइन है टिपिकली, ठीक है। ये आर्ली बेसिस पर चार्ट है, यानी कि मैं हर एक 1.5 घंटे का मार्केट का मोमेंटम को चेक कर रहा हूँ। तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ये वाला मार्क। अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है तो बाज़ार अपना आज बॉटम ढूंढने की कोशिश करेगा। एक ये फियर का सूचक है पूरा कोई ग्लोबल मार्केट्स का फियर का सूचक है ये जो बढ़ा है आज। बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसको आप अपने स्क्रीन के जस्ट नीचे लगा के रखो। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ज़रूर देखना इसके अंदर, आपकी हेल्प करेगा ये, ठीक है जी। इसलिए देखो निफ्टी ना रोमिंग अराउंड है, वहीं पे ही आके रुका हुआ है 300 के आसपास। 300 प्लस माइनस 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है। निफ्टी दिखाओ आपको पता लग जाएगा। तो ये इसी चीज़ की वेट हो रही है कि भाई हम विक्स को मारते हैं ऊपर के नहीं मार रहा है। अगर नहीं मारा तो फिर रोकेगा बाजार अपने आप को, ठीक है। अब जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे आ जाते हैं। HAL एक बार बताना कुणाल जी आपका इस पे रिकमेंडेशन। डिम्पी HL की बात करें तो ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, यानी हम कह सकते हैं कि फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। और जिस हिसाब से कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एयरफोर्स से, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। अभी फिलहाल 3645 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि रिसेंट लेवल से इस स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। अभी 3645 है लोअर लेवल पे। हम जो एसेट मेंटेन करके चलेंगे डिम्पी जी वो रहेगा 3500 का। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 3755 का पहला टारगेट आएगा। 3755 जैसे ही वो क्रॉस करेगा ये हमें 4000 तक के भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि 8 to 9% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 3500 के एसएल के साथ। मैं ना एक आपको और नंबर भी बताता हूँ जब भी मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होता है। वो नंबर ये है कि कितने लोग मार्केट को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, कितने लोग ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता इस जगह से, पीसीआर आपको दिखा पाएगा क्योंकि दूसरे टर्मिनल पे लगा हुआ मेरे। लेकिन मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, काउंटिंग से पता लग जाएगा। 150 लोग करीब करीब निफ्टी को नीचे करना चाहते हैं। आई रिपीट 150 लोग करीब करीब निफ्टी को नीचे करना चाहते हैं। 57 लोग ऐसे हैं जो बाजार को ऊपर करना चाहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी को 108 लोग नीचे करना चाह रहे हैं और 51 लोग 51 शेयर ऊपर करना चाह रहे हैं। रेशो के हिसाब से बैंक निफ्टी का 1:2 बनता है और रेशो के हिसाब से निफ्टी का 1:3 बनता है। ये तो तब है जब निफ्टी में आईटी की आज पार्टिसिपेशन है थोड़ी बहुत, यानी कि सीवियर प्रॉब्लम थी, लेकिन इस सीवियर प्रॉब्लम को बाजार रोकने की अटेम्प्ट ले रहा है। आप रेशो देखो 1:2 1:3 का है, लेकिन बाजार अपने 22,300 के मुआने पर आके खड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है कि आज बाजार अपने आप को रोक लेना तो आपकी अचीवमेंट है। आज मत बढ़ाओ, आज सिर्फ रोक लो बाजार को। अगर रुक गया तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको इंडिया विक्स भी आज आर्ली बेसिस पर नोटिस करा, नहीं तो मैं इंडिया विक्स को कभी भी आर्ली बेसिस पर देखता नहीं हूँ। आ जाते हैं शेयर्स पे। कुछ एक और शेयर्स जरा मैं आपको चेक करवा देता हूँ और मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई बाय बाय के बहुत एग्रेसिवली आने के लिए मैं आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको डाटा, फैक्चुअल डाटा दे रहा हूँ। शायद अगर आप देखते होंगे तो आपको भी ये चीज़ दिख रही होगी जो मैं आपके सामने पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ। खैर एनी हाउ, आ जाते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे जहाँ पर आज थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर है। वो शेयर्स भी पता करना बहुत ज़रूरी है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आज अनवाइंडिंग का प्रेशर ज़्यादा सीवियर है। दिखाइए एक बार जरा GNFC दिखाइएगा। एक बार आप जरा मेट्रोपोलिस, 2 शेयर ही मेरे को अभी तक तो मिले, तीसरा शेयर तो कुछ नहीं दिख रहा। एक इंडिया सीमेंट और दिखाना। संतोष सर एक बार इंडिया सीमेंट देखना। थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर है ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? ये इंडिया सीमेंट की बात करें तो वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ से और गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि जो 215 का लेवल है इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग का पैनिक अब 10 बजे के आसपास मोस्टली खत्म हो जाना चाहिए स्टॉक्स में, और जहाँ स्ट्रेंथ थी लाइक
मेटल, केमिकल, वहां पर फिर से एक तेजी से रिकवरी आ सकती है और कुछ काउंटर्स लाइक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी एक रिकवरी की उम्मीद है। तो यहाँ से किसी के पास है तो होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। आप देख रहे होंगे 22,300 को वापस से हमने रीगेन कर लिया है और उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं और 47,950 को हम रीगेन कर चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एक बार बैंक निफ्टी पे 48,000 आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और हाई हो जाएगा। और यही बात मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ सुबह से। आप देख रहे होंगे, पता नहीं डिम्पी जी को आज क्या हो गया, हर 5 मिनट में आके इंडेक्स और इंडेक्स से जुड़ी हुई चीज़ें बार बार बता रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स का ना पहला, कई बार क्या होता है स्टॉक्स ज़्यादा पैसे देते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि स्टॉक्स को देखें आप बहुत लिमिटेड, बल्कि इंडेक्स से पहले पक्का करवा लें, पहले ऑडिट करवा लें कि भाई आप प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना। अगर आप प्रॉब्लम में नहीं हो तो फिर हम स्टॉक्स देखना शुरू करें। जैसे अभी संतोष सर ने बताया कि मेटल्स ऊपर आ सकते हैं स्पीड से, तो अब मेरी नज़र ना मेटल्स पर भी जाएगी। अच्छा, मेटल्स का बुल रन शुरू हुआ था अभी तक। एक काम और करते हैं, एक ऑप्शन का चैंपियन भी आपको बताते हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा एक ऑप्शन का ट्रेड भी आपको दिलवाते हैं। लेके आइए अंशुल सर को। अंशुल सर आप आए तो देखिए बैंक निफ्टी का 48,000 का लेवल आ गया और 22,300 वापस से आ गया निफ्टी पर भी। जरा बताइए सर, गाइड कीजिए क्या करना चाहिए, इंडेक्स पे करोगे काम कि स्टॉक्स पे करोगे काम, कॉल लोगे कि पुट? नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। डिम्पी जी शुरू करूंगा निफ्टी से। निफ्टी में अगर 75 मिनट के चार्ट पे देखें तो जो स्विंग लो बना हुआ था 4 अप्रैल को 10:30 बजे वाली कैंडल में 22,303, हम अब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे वर्टिकल रिकवरी है, आउटसाइड बार रिवर्सल है, तो ऐसा लग रहा है कि 22,300 सस्टेन होगा। और इसको सस्टेन कराने में 2 सेक्टर का हाथ रहेगा, एक होगा मेटल्स का और दूसरा होगा आईटी का। तो आईटी में बाइंग दूंगा, इन्फोसिस में दूंगा। इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो 18 मार्च वाले हफ्ते में बड़ी तेजी से गिरा था, 7.5% की फॉल थी। उसके बाद 3 हफ्ते बहुत छोटी छोटी बार बनी थी। करंट वीक की स्टार्टिंग भी बहुत म्यूटेड नोट पे हुई है और एक फेल्ड लो के फॉर्मेशन के साथ हुई है प्रीवियस वीक लो के नीचे। तो एट द मनी का कॉल बाई करना है 1480 रुपए का 44 रुपीज में। स्टॉप लॉस इसमें 34 रुपीज का आएगा और टारगेट इसमें 64 के आसपास का आएगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। यहाँ से इन्फोसिस बाई करके चलना चाहिए। रिजल्ट भी सामने है तो ऐसा लग रहा है 1530 1550 तक के टारगेट मिलेंगे। तो लेकिन अगर कॉल ट्रेड करना है तो 1480 का कॉल 44 में बाई करना है। 34 रुपए का स्टॉप लॉस है, 64 रुपए का टारगेट है, 4000 की रिस्क है, 8000 का रिवॉर्ड है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। ठीक है, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से इन्फोसिस के में ट्रेड लीजिए। कॉल ऑप्शन के जरिए आप ये ट्रेड ले सकते हैं। अंशुल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और साथ ही आज की ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। तो इन्फोसिस यहाँ पे है, उनका भरोसा निचले स्तरों से ऊपर भी आया है ये काउंटर। पर आपको बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ये एवरेज नुकसान जो है लगभग 50,000 रुपये का होता है। साथ ही टैक्सेस भी लगते हैं, तो काफ़ी सोच कर और समझ कर ही आप इस ट्रेड में लीजिएगा। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और काउंटर्स पे चर्चा करते हैं। और संतोष, एक बार इंडस टावर्स पे राय दीजिए, क्योंकि डे लो से मजबूती के साथ ये काउंटर ऊपर आया है डे हाई के आसपास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक अप ट्रेंड में है ये काउंटर। और कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे और यहाँ पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? यस, ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग रहा और इस साल हम देखें तो ऑलरेडी 67% का गेन दिखा चुका है और अब एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पर है। ये है 330 से 335 का जो एरिया, यहाँ पर इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, बट जिस हिसाब से मोमेंटम में लग रहा है कि शायद इस बार क्रॉस कर देगा। अगर ये 333 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो काफी ज्यादा संभावना है कि आने वाले दिनों में हमको 400 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नजर रखिए, इस करंट लेवल पर अगर सस्टेन कर जाता है तो और तेजी बनेगी। नीचे अगर किसी को स्टॉप ट्रेल करना है तो छोटा स्टॉप लॉस रख सकता है 315 रुपए का। 15 रुपए का स्टॉप लॉस और इंडस टावर्स में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। पर इस बीच एक बार मार्केट्स पे नजर डालिए। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, खास तौर से निफ्टी 50 में, क्योंकि हम देख रहे थे कि 230 अंकों तक की गिरावट थी, अब 170 अंकों की ही गिरावट रह गई है। तो मोटा मोटी 50 पॉइंट्स की रिकवरी हमने देखी है पिछले 10 से 15 मिनटों में। और साथ ही निफ्टी बैंक भी यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी कम है, पर HDFC बैंक पे नज़र रखिए, क्योंकि निफ्टी की जो बढ़त है उसको ऊपर
ले जाने में दो हैवी वेट्स का योगदान भी दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे निचले स्तरों से थोड़ा सा एक अपटिक जरूर आया है, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस रिकवरी को हम कितना सस्टेन कर पाते हैं। फिलहाल चलिए अब